बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो एक न्यू मोटिवेशन के साथ करना है। इस तरह करना है कि यार आज के जो मेरे गोल्स हैं उनको मैं इंशाल्लाह अचीव करूँगा और इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। जब ये मोटिवेशन होती है आपके सबकॉन्शियस में, आप कॉन्शियसली ये डिसीजन लेते हैं कि यार मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा, तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता चला जाता है। नाज़रीन, आज 2 अप्रैल है। पूरी दुनिया में ये दिन वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है। ऑटिज़म क्या है, क्यों होता है, जेनेटिक्स का क्या रोल है, इस पे तफसीलन जो है वो अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। आप लोग अक्सर अपने इर्द गिर्द कुछ बच्चे देखते हैं जो थोड़े से हमसे अलग होते हैं, बच्चे भी बड़े भी, जिनका सोचने का तरीका अलग होता है, जो हमसे थोड़े से अलहदा बैठे होते हैं, तो हम उनको या तो बीमार या जहनी किसी मर्ज़ में मुब्तला कहकर छोड़ देते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। ऑटिज़म पे तफसीलन हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। इस हिस्से में हमने थोड़ा सा जो हमारी हड्डियों की इंजरीज़ होती हैं उस हवाले से गुफ्तगू करनी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि रोड एक्सीडेंट अगर हो गया है तो फिर अगर हड्डी टूट गई है तो हमने किस डॉक्टर के पास जाना है, फ़र्स्ट स्टेप्स हमने क्या लेने चाहिए, अपनी हिफाजत किस तरह करनी है, और स्पोर्ट्स के रिलेटेड अगर हमारी कोई सर्जरी है और ओवरऑल जो हड्डियों के रिलेटेड मसाइल हैं उस पर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान कैसरानी साहब, जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इस खित्ते के बड़े मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज ऑल इनकम्पेंसिंग गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल जो हमारी बोन्स की हेल्थ है या जितने भी हमें मसाइल हो सकते हैं उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं गौहर रहमान शेख, जो कि सीनियर रिपोर्टर रोही टीवी के एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमें गाय बगाए नई से नई खबरें जो है वो देते रहते हैं। इस वक्त क्या किया जा रहा है, कुछ करप्शन के स्कैंडल्स बेनकाब हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम में उन पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ वो जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे कमिश्नर मुल्तान की तरफ से, उन प्रोजेक्ट्स का क्या बना, उस पर भी तफसीलन हम लोग गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गौहर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं ज़रा इमरान कैसरानी साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा। इमरान साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन होता क्या है, ऑर्थोपेडिक्स हम कहते किसको हैं, आप किस चीज़ को डील कर रहे होते हैं? ऑर्थोपेडिक्स किसको कहते हैं, चले मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। जो वर्ड ऑर्थोपेडिक्स की बुनियाद उठी थी, पीड्स से बनता है जी हड्डियाँ, बच्चे, और ऑर्थो से मुराद होता है स्ट्रेट। तो शुरू में जो इस फील्ड की जो इसका इर्तिका हुआ उसका तरीक़ेकार ये था कि छोटे बच्चों में जो पैदाइशी हड्डियों का टेढ़ापन होता था उसको सीधा करने के लिए जो सेटिंग की जाती थी, तो एक जो डोमेन बनी उसको ऑर्थोपेडिक्स कहते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और अब ये जो फील्ड है ये कवर कर रही है तमाम बोन्स को, जॉइंट्स को, मसल्स को, लिगामेंट्स को, टिश्यूज़ को, यानी हड्डियों, जोड़ और पट्ठों के जो मसाइल होते हैं उनको कवर करने में जो इसको फील्ड कवर करती है दैट इज़ ऑर्थोपेडिक्स। इसमें फ्रैक्चर्स भी आ जाते हैं, जोड़ों की कमज़ोरियाँ भी आ जाती हैं, हड्डियों की कमज़ोरियाँ भी आ जाती हैं, पट्ठों का टूटना, उखड़ना, चोट की वजह से ख़राब हो जाना, ये सारी चीज़ें इस फील्ड में आती हैं। इस फील्ड में आ जाती हैं। जनाब, आज का हमारा, वैसे तो हमने हड्डियों के जितने भी मसाइल हो सकते हैं थोड़ा सब पे टच करेंगे, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्सीडेंट से। हम लोग देख रहे हैं कि शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक्सीडेंट्स की अमवात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, या हड्डियाँ वगैरह हमारी बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं। एक ज़रा एक्सपीरियंस से बताइएगा, आप ज़ाती तौर पर भी यही तजर्बा रखते हैं कि वाकई एक्सीडेंट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती जा रही है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उसी तरीके से एक तो फ्रैक्चर्स और हड्डियों के मसाइल बढ़ रहे हैं, और हमारे पास जो पेशेंट एमरजेंसी में आता है या इवन आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में हम यहाँ के दिखाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 80 to 90% हमारा जो पेशेंट है वो हादसात के बाद आता है। और उन हादसात में अगर हम उसको कैटेगराइज कर लें तो मेजर जो कॉज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की है दैट इज़ मोटर बाइक। ये जो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं अडल्ट्स, कम उम्र बच्चे, और उसको चलाने में जो हमारे यहाँ सिविक सेंस की कमी है, ट्रैफिक लॉज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर उस पर जो अमल दरामद नहीं होता, तो उसके साथ हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हड्डियों को इवन फ्रैक्चर करके, टूट फूट के साथ, दबाव के साथ, मसाइल के साथ आते हैं। अच्छा, ये बात है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम उसके साथ जो है वो पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। बुनियादी तौर पर ज़रा जैसे आप सिविक सेंस की बात कर रहे थे, ये अवेयरनेस ना होना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हादसात हो रहे होते हैं। जब बच्चा आपके पास पहुंचता है उस वक्त, बच्चा या कोई भी एक्सीडेंट के बाद आपके पास पहुंचता है, आपको लगता है कि इनिशियली भी केस थोड़ा सा ख़राब हुआ होता है क्योंकि फर्स्ट एड उसको सही नहीं मिली होती, या आपको लगता है कि वो अब आजकल रेस्क्यू 1112 होने के बाद जब वो चीज़ें सही मिल रही हैं, लेकिन हमारी अपनी भी कुछ कोताहियाँ होती हैं? तो वो बताइएगा कि इनिशियल क्या करना चाहिए जब आपका हादसा हो गया और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे यार किसी ना किसी हड्डी पे जो है वो लग गई है?
देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। यानी अगर हम एक हादसे को होने ही ना दें तो फिर उसके मसाइल से बच सकते हैं। तो हमें बेसिकली लाइसेंस के इजरा को लेके, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ चलाने के हवाले से, टर्न कब करना है, सिग्नल को कैसे फॉलो करना है, और एक जो अनड्यू हम इमरजेंसी में होते हैं बगैर किसी वजह के, वो उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। खासतौर पर भी रमज़ान गुजरा है तो सहरी और इफ्तारी के टाइम पे तो वैसे ही बिल्कुल स्पीड ज़्यादा, वो हमें ये होता है जी हमने फ़ौरन घर पहुंचना है, चाहे आधा मिनट है। अक्सर ये होता है कि जी 8 बजे पहुंचने के लिए हम 8:10 पे रेस लगा रहे होते हैं कि 7:55 पे पहुंच जाएं। बिल्कुल। तो ये वाली हमें जो है ना अपने अंदर इस चीज़ को चीज़ें ठीक करनी चाहिए। एक बड़ी एक अच्छी प्रोवर्ब देखने में आती है, लिखा होता है जी कि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, बीइंग जनरल पब्लिक, हम बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल, हम ये डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि जनरल पब्लिक को भी करने चाहिए। इनिशियली तो ये सिर्फ डॉक्टर हज़रात कर रहे थे, लेकिन अब हम ये रूटीन में नर्सिस को भी करवा रहे हैं, पैरामेडिक्स को भी करवा रहे हैं, डिस्पेंसर्स, ओटी टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, और ग्रेजुअली जो इसका दायरा कार है वो हम आम आवाम तक भी लेके आ रहे हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये वो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि बहुत सिंपल, सादा हैं और सिखाई जा सकती हैं और सिखाई जाती हैं, जिसमें इसी तरह के हादसे की सूरत में खुदा न खास्ता कोई हार्ट अटैक आ जाए, कोई उस तरह की मेडिकल कंडीशन हो, तो वो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर अगर अमल कर लिया जाए तो वो जो शुरू का अहम और कीमती वक्त होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और मसाइल बढ़ने से पहले ही फिर किसी अच्छे सेटअप में बंदा पहुंच सकता है जहां उसका इलाज किया जा सकता है। ये गलबन रेस्क्यू 1112 का इदारा भी आपको करवा रहा है, 1 से 1.5 माह का कोर्स है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सिखा दिए जाते हैं। अच्छा इमरान किसानी साहब, ये बताइएगा कि इनिशियल आपका हादसा हो गया है, अब आपने करना क्या है? रेस्क्यू 1112 को मैंने कॉल कर दी है, लेकिन अब मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या करना है? मैं समझ रहा हूँ जी। देखें, इसमें तो जो मरीज़ बेचारे का हादसा हो गया वो तो खुद बहुत ज़्यादा कर नहीं सकता। उनके साथ अगर कोई उसका पैसेंजर है या जिस तरह सड़क पे चलते बाकी राह गुजर हैं, उनको ये ख्याल करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि भी कोई ऐसा ज़ख़म तो नहीं जहाँ से बेतहाशा खून ज़ाया हो रहा हो। उसमें तो आपको जो निस्बतन साफ़ कपड़ा मिले उसको ज़ख़म के ऊपर रखें और उसको अच्छा सा प्रेशर दे दें, यानी ब्लीडिंग सिक्योर कर लें। अच्छा, उसके बाद ये देख लें कि चोट आने की वजह से मरीज़ जो है वो बेहोश तो नहीं हुआ। अगर वो बेहोश हुआ है तो फ़ौरन उसके सर को देख लें, कोई दांत तो नहीं टूट गए, कोई चेहरे की चोट, कोई खून ऐसा हो जो हलक में जा रहा हो तो थोड़ा सा सर को उठा देना, मुंह को अंदर से बेशक आराम से उंगली फेर के देख लेना भी अंदर कोई चीज़ ना चली गई हो, कचरा, पत्थर, दांत टूट के हलक में ना फंस जाए। यानी आपका जो सांस का रास्ता है उसको फ़ौरन सिक्योर करना चाहिए। इसके अलावा वो अगर मरीज़ जाग रहा है उससे बात कर लेना और वो अपना नाम बता दे तो फिर वो सांस की नाली और वो चीज़ें साफ़ हैं, क्लियर हैं। फिर आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई बताएं आपको किस जगह पे चोट आई है, या वो डायरेक्ट कर देगा जी इस तरह मेरे बाजू पे चोट आ रही है, या मेरे टांग है, मैं उठ नहीं सक रहा, टांग हिला नहीं सक रहा, तो उसको आप चेक करें। और अगर वो फ्रैक्चर आपको लगता है कि है तो फिर आप देख लें कि मौके पे आपको कोई भी हड्डी को स्टेबलाइज करने की चीज़ देखनी चाहिए, जो कि कोई लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा हो सकता है, कोई छोटा सा फट्टा हो सकता है, कोई ब्लॉक हो सकता है, या इवन कोई भी सख्त चीज़ छोटी सी जिसको आप दुपट्टे के साथ, कपड़े के साथ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे चोट आई है, यहाँ पे चोट आई है, उसको यहाँ रख के उसको लपेट दें, यानी उसको इमोबिलाइज करते हैं। इस पे सर तफसीलन जो है वो बताइएगा। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, पहले उनकी कॉल हम लोग ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी बिलाल साहब, सवाल कीजिएगा। सर सवाल ये है कि मेरी ना कमर में दर्द होता है अक्सर, बात टाइम ना कभी काम करते हुए हो जाता है या रूटीन में रात को सोते हुए हो जाता है, मतलब झटके से लगते हैं दर्द के ना कमर में। थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दें किस तरह के झटके हैं, किस तरह का पिंचिंग पेन है या रेडिएट करता है वो, मतलब फैलता है? रीढ़ की जो हड्डी होती है सर जी, वहाँ पर जो है ऐसे एकदम से झटका सा लगता है, दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है ना फिर दर्द खत्म हो जाता है। ठीक, तो इस तरह मतलब तकरीबन दिन में 1-2 बार हो जाता है। ठीक है, आपका सवाल जो है वो समझ आ गया। इमरान किसानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब इसका जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद फिर हम अपने मौजू पर चलते हैं। जी ज़रूर, बिल्कुल। अच्छा, कमर के दर्द के जो मसाइल हैं ना, ये भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, और उसकी जो कॉमन रीज़न है वो है कि जी हमें अपने पोस्चर और काम काज के लिहाज से कमर का ख्याल नहीं हम करते। हम कोई भी काम कर रहे हों, मिसाल के तौर पे हमारे ऑफिस वर्कर्स होते हैं जिनका काम बैठ के करने का होता है, तो उनके बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता, कमर टेढ़ी करके बैठ जाते हैं, कमर का कुब निकाल के बैठ जाते हैं, उनकी चेयर प्रॉपर नहीं होती, लेटे हुए बैठे होते हैं, यानी नीचे इतना सारा गैप होता है और जी ऐसे करके सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या लिख पढ़ रहे हैं, तो ये बैठने की पोजीशन ठीक नहीं है। और ऐसे लोगों की जो जॉब्स है वो तकरीबन 8-8, 9-9 घंटे की होती है। जब आप इस टेढ़ी हालत में 1-1.5-2 घंटे भी बैठें तो ये उसके बाद ये आपकी कमर दुखने लग जाएगी। तो 8-9 घंटे जब आप रूटीन में बैठेंगे, मुसलसल बैठेंगे, तो ये मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले ये कि हमें चाहिए कि हम अपने बैठने की पोस्चर, बैठने का तरीका उसको बेहतर करें।
अच्छा, रोज़मर्रा के मामलात में ये ख्याल करें कि हम अपनी एज के लिहाज से और अपनी जिसामत के लिहाज से अपनी फ़िज़िकल लिमिट्स को डिफ़ाइन कर लें। अगर मैं आसानी से 10 किलो उठा सकता हूँ तो मुझे 25-30 किलो उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अनलेस कि मैं वर्कआउट करके या अपनी जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ गेन करके उसको उठाने की कैपेसिटी अपने अंदर ले आऊँ। अगर मैं 10 किलो आसानी से उठा सकता हूँ, मैं किसी दिन ज़ोर लगा के 30 किलो उठाऊँगा तो शायद उठा तो लूँगा, लेकिन उसके बाद मुझे इस तरह की कमर में दर्द मसाइल ये स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, जिस तरह गार्ड्स हैं या वॉच गार्ड्स होते हैं, या कोई वैसे प्रोफेशन है, सेल्स बॉय हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा खड़े रहने से भी कमर के मसाइल होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा झुक के काम करते हैं, झुक के करने वाले काम भी अच्छे नहीं हैं। तो हमें ये 2, 3, 4 चीज़ें देखनी चाहिए कि हम ज़्यादा बैठना, ज़्यादा खड़े रहना, वज़नी काम, झुकना, इनको जितना अवॉइड कर सकें करें। और इसके अलावा रोज़मर्रा के मामलात में कमर की कुछ स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, वर्जिशें होती हैं, वो हमें करनी चाहिए। और अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ बहाल रखने के लिए एक्सरसाइज, और बेस्ट एक्सरसाइज है वॉक, वो हमें करनी चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट्स दिन में 2 मरतबा। एटलीस्ट 30 मिनट दिन में 2 मरतबा जो है वो आपको लाजमी तौर पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जनाब, जो आपका इंडिविजुअल जो मसला है, ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे होते हैं, बारहा ये बताते हैं कि इसका मकसद कतई ये नहीं है कि ये आपको स्पेसिफिक टारगेट करके आपको बताया जा रहा है। कोई मेडिसिन अगर कोई बात कर दी गई है, कोई चीज़ें बता दी गई हैं, जो आपका इंडिविजुअल मसला है वो या तो आप डॉक्टर से रजू करेंगे, डॉक्टर इमरान से रजू कर सकते हैं, या किसी और अपने करीबी डॉक्टर से रजू कर सकते हैं, वो आपका मसला हल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको जनरल बातें बताई जा सकती हैं। हमारे यहाँ ये जो सेल्फ मेडिकेशन वाला मसला है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है, जिसका फिर हमें उल्टा नुकसान हो रहा होता है। अच्छा इमरान साहब, हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे थे कि आपने इमोबिलाइज़ करना है अगर जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है या आपको मसला हो रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता, जो आपने चीज़ें बताई, उसका नुकसान हमें क्या हो सकता है? देखिए, एक तो ये है कि अगर हड्डी फ्रैक्चर है और हम उसकी हरकत को रोक नहीं रहे, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। फ्रैक्चर इज़ वेरी वेरी पेनफुल। अच्छा, फिर बहुत सारे हमारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हड्डी अगर टूटे, स्पेशली जिस तरह कोनी के ऊपर टूट जाए, तो वहाँ पे हमारी जो रगें हैं, नसें हैं, वो बिल्कुल हड्डी के ऊपर से गुजर के आ रही हैं, खून वाली नालियाँ भी। और ये जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये नर्व्स के ज़रिए से ब्रेन कंट्रोल कर रहे हैं। खासतौर पर जब ये ह्यूमरस फ्रैक्चर हो तो उसके साथ एक नर्व जारी होती है, अगर हमारा ह्यूमरस, अगर आपकी हमारी ह्यूमरस टूटती है तो यहाँ पे जो रेडियल नर्व होती है वो डैमेज हो जाए तो ये रिस्ट ड्रॉप हो जाता है जी। अगर हम उसको प्रॉपर्ली इमोबिलाइज कर लें, अगर हमें फट्टा या कोई चीज़ नहीं भी मिलती तो इसको यहाँ ऐसे पकड़ के अपने जिस्म के साथ कर लें और इसकी हरकत रोक दें, यानी इस तरह की कुछ मैनूवर्स हैं जो कर लिए जाएँ, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रॉमा। प्राइमरी ट्रॉमा तो ये हो गया जो हादसे में हो गया। सेकेंडरी ट्रॉमा ये है कि जी अब उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो सकी, उसकी वजह से जो मसाइल हो रहे हैं तो वो ऐड ऑन हो रहे हैं। उसमें रगों के मसले, नसों के मसले, उसमें मसल इंजरीज, ये सारा कुछ होता है, जो कि फिर हमें उसके लिए भी फिर दोबारा बाद में काम करना पड़ता है। सिंपल काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वही बात कि खुद अपने साथ तजर्बे नहीं करने, डॉक्टर के पास जाना है। ऐसे इसमें जैसे ही कोई हादसा होगा तो पहले वो जाएंगे, वो हड्डी जोड़ भी तो हमारे पास होते हैं ना सर, पहलवान हजरात भी होते हैं, उनके पास भी जाया जाएगा। पहलवान हजरात के एग्जाम्पल मैं इस तरह के ले रहा हूँ, तो उनके पास जाने से क्या नुकसान होता है अगर वो डॉक्टर आपके पास नहीं आते? देखें, मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, मैं मॉर्निंग में निश्तर हॉस्पिटल में काम करता हूँ, इवनिंग में प्राइवेट सेटअप में काम करता हूँ। इस पर सर तफसीलन बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा अहम एक मसला है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग डॉक्टर इमरान केसरानी से गुफ्तगू कर रहे थे और रोड सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर हमारा कोई हादसा हो जाता है तो हमने उसका ध्यान किस तरह रखना है। मज़ीद भी उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, डॉक्टर इमरान हमारे साथ ही मौजूद हैं। थोड़ा सा रुख कर लेते हैं हम लोग गौहर रहमान शेख की तरफ और थोड़ा सा इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू कर लेते हैं। कुछ करप्शन स्कैंडल बेनकाब हो रहे हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं? कुछ अर्सा पहले हमने रजिस्ट्री ब्रांच का भी एक करप्शन स्कैंडल देखा था, अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में करप्शन स्कैंडल जो है वो बेनकाब हुआ है, 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं। गौहर साहब, क्या तफसीलात हैं जी इस केस की, और एंटी करप्शन का जो इदारा है खासा मुतहरिक नज़र आ रहा है? बिल्कुल तिहामा, बहुत शुक्रिया बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। ये मुल्तान शहर में उन लोगों में, उन डॉक्टर्स में शुमार होते हैं जो वाकई शहर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और जो चीज़ खिदमत करनी चाहिए। और मैं इनकी तवज्जो से, एक और भी एक चीज़ है जो पंजाब हुकूमत के गोश गुजार भी हमें करनी चाहिए, हमने आपके प्रोग्राम में भी बात की है। इमरान साहब ने बड़ी अहम आपके सामने बात की, पूरा आपको प्रोसीजर बता रहे थे कि क्या होता है जब फ्रैक्चर्स होता है। आपको आज इस खित्ते की एक बड़ी बदनसीबी बताते हैं। हमने इसके ऊपर हमेशा आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाते रहेंगे, ज़रूरत है। आपको मैं बताता हूँ कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह जनूबी पंजाब के 13 से 14 अजला बनते हैं, जो प्रॉपर, जिसको अब एक मैप की सूरत में भी कहा जाता है यार ये जनूबी पंजाब है। ओवरऑल तो 17 एक अजला बनते हैं, लेकिन आपको मैं एक हैरानकुन तौर पर बताऊँगा कि यहाँ पर वेस्कुलर सर्जरी की सहूलत नहीं है। डॉक्टर साहब बताएँगे आपको इस
शोबे की कितनी अहमियत है। बिल्कुल, और इस पे हमने किसी की हड्डी जोड़ भी लें, लेकिन इन्होंने आपको बात की कि वहाँ पर रग मौजूद होती है, जब तक आप उसको नहीं जोड़ेंगे तो तब तक वो हाथ चलेगा नहीं, तब तक वो पाँव नहीं चलेंगे। डॉक्टर साहब से सवाल होता है हमेशा से, आपने जी ऑपरेशन कर दिया, ये तो बच्चा चल नहीं रहा है, ये तो नौजवान चलता नहीं है, ये कैसा ऑपरेशन कर दिया। भाई यहाँ पर ये सहूलत ही मौजूद नहीं है। और इस वेस्कुलर सर्जरी का जो ड्यूरेशन होता है, कोई भी इंसिडेंट हो तो 8 से 9 घंटे का ड्यूरेशन होता है, और इस ड्यूरेशन में ये आप देखेंगे कराची में मौजूद है और इसके अलावा लाहौर में मौजूद है। निश्तर 2 का हम सुन रहे थे कि आ रही है वहाँ पर उस तरह के फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं। निश्तर 1 के हवाले से इस पर काम हुआ था, हमारी जो वाइस चांसलर है डॉक्टर महनाज खाकवानी, उनसे भी बात हुई। एक दौर में इसके लिए 2-2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड भी मुख्तस किए गए, लेकिन वो फंड इतने थे कि आप ना ही करें। अगर हमारे में ना, मैं डेवलपमेंट को हम कवर करते हैं ना, किसी स्कीम को अगर ना करना हो, किसी मंसूबे को ना करना हो, तो उसके लिए ना फंड मुख्तस कर दें आप, वो ना स्कीम आगे चलती है ना आगे बढ़ती है, कि इतने फंड मुख्तस कर दें कि वो शुरू ही ना हो सके। ठीक है, तो ये शोबा भी आज तक नहीं बन सका। फिर पंजाब हुकूमत से हमारी अपील है, डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि कितना अहम है वेस्कुलर सर्जरी का शोबा, जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, लोगों के हाथ पाँव ज़ाया हो रहे हैं। और इस हवाले से गौर साहब, बिल्कुल वेस्कुलर सर्जरी का एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर हम लोग जो है वो बारहा आवाज़ उठाते रहे हैं। करप्शन स्कैंडल का मैंने आपसे एक सवाल किया था, इसी के साथ वासा के बारे में भी बताइएगा कि कुछ तरक्याती प्लान जो है वो आ रहे हैं, कुछ 26 अरब रुपए के फंड्स जो हैं वो इसके लिए मुख्तस किए गए थे, उनका क्या बना, कहाँ लगाए जा रहे हैं? लोगों के मसाइल तो सर जूं के तूं हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त आप पूरे पंजाब में देख रहे हैं पैसों की रेल पेल है, ब्यूरोक्रेसी के पास पैसा ही पैसा है, इंतजामिया के पास हर जगह आप देख रहे हैं। लग भी रहा है या नहीं लग रहा? कहीं पे सीवरेज का काम हो रहा है, कहीं पर जो है वो सड़कें बन रही हैं, कहीं पर नए नए रोड बनाए जा रहे हैं, कहीं पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ जो अफसरान हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो भी माल बनाने में लगे हैं। तो अब हम आपको एक ऐसी ही कहानी बनाते हैं मुल्तान में एक माल बनाने की, जो अब तक एंटी करप्शन के ज़रिए हमें रिपोर्ट हुई है। मुबैना तौर पर ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का करप्शन स्कैंडल है, जिसे सबसे पहले रोही की जानिब से ब्रेक किया गया और जिसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर FIR का इंदराज भी हो चुका है और म्यूनसिपल ऑफिसर के ख़िलाफ़। मामला कुछ इस तरह से है कि मुल्तान की जिस तरह से हमने बताया कि अपनी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से भी बड़े प्रोटोकॉल्स और जो VIP मूवमेंट्स हैं वो भी हुआ करती हैं, मिनिस्टर्स की भी हुआ करती है, कभी चीफ मिनिस्टर आप देखते हैं, कभी PM भी देखते हैं, तो वो उसकी अहमियत के लिहाज से है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास एक शिक हुआ करती है जिसके तहत वो अर्जेंसी की बुनियाद के ऊपर कुछ मखसूस फंड्स के ज़रिए फौरी तौर पर कुछ इकदाम कर सकते हैं, जिसमें सड़क की कारपेटिंग भी शामिल है, कहीं पर एमरजेंसी डिक्लेयर करके, ताकि वो टेंडर प्रोसेस में जाए बगैर आपके पास मखसूस फंड हुआ करते हैं, एक दायरा कार होता है, उसको आप इस्तेमाल करके वो काम जो है वो फौरी कर सकते हैं। लेकिन इस शिक को इस्तेमाल करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल ऑफिसर हैं मुल्तान के इकबाल खान और उनकी टीम है, ये एंटी करप्शन के जरिए हमें रिपोर्ट हो रहा है, मुबैना तौर पर हम इसे कहेंगे, क्योंकि अभी चीज़ें अंडर ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम उसे ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन ये रिपोर्ट हुई है। इसके ऊपर मामला कुछ इस तरह से अर्जेंसी को बुनियाद बना के कुछ एक्सपेंडिचर्स किए गए, जिसमें पेपरा रोल्स को भी नज़रअंदाज किया गया और रिकॉर्ड की भी टेम्परिंग की गई, और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का जहाँ कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया, ये एक मंसूबे की मद में मैं आपको बता रहा हूँ, एक टूर की मद में, जिसके ऊपर एंटी करप्शन ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं, और उसमें क्लेम ये किया गया है कि रिकॉर्ड की टेम्परिंग की गई, बार बार अदायगियाँ की गई, और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ, काम किया गया, वो भी इंतहाई नाकिस था। तो मखसूस लोगों को इस में फ़ायदा पहुँचाया गया है, जिसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात। यही सवाल, आपने मेरा सवाल प्रीएम्प्ट के लिए यही पूछना चाह रहा था कि इसका तायन किया गया है कि किन को फ़ायदा पहुँचाया गया है। CMO की आप बात करें, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर की, कि उनके खिलाफ जो है वो नामजद किया गया FIR में, उनके अलावा कौन लोग हैं इसमें शामिल हैं? इनके अलावा देखें जी, जो डेवलपमेंट के से मुंसलिक मुख्तलिफ अफसरान होते हैं, म्यूनसिपल ऑफिसर के साथ साथ अकाउंट्स ऑफिस भी इसमें मुलविस होता है और सेक्रेटरीज भी इसमें मुलविस होते हैं। और इसके अलावा जो जिस फ़ायदे को आप कह रहे हैं कि इन लोगों को पहुँचाया गया, इसमें प्राइवेट वेंडर्स हुआ करते हैं, मखसूस वेंडर्स हुआ करते हैं, उनके साथ पहले ही मामला तय हो जाते हैं। हमने आपके शो में पहले भी एक रिपोर्ट किया था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 400 के करीब दुकानों की नीलामी की जी। वो नीलामी पूरी दुनिया ने देखी, हमने भी बराह रास्त दिखाई कि किस तरह से मजाक था वो नीलामी का अमल, और किस तरह से वो नीलामी की गई, किस तरह से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया, जाली कोटेशंस के ऊपर वो नीलामी की गई, मुबैना तौर पर हमने वो भी देखा।
और 400 दुकानें थी शहर की, उन्हें मनपसंद लोगों को दिया गया, पहले से ही मामलात बेशतर के हवाले से तय थे। तो इसी तरह से ये भी मामलात हैं। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मामलात इतने अच्छे नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं। तो ये पंजाब हुकूमत जहाँ पर फंड्स दे रही है वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी है कि उनको फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से ऐसे ही एक और बहुत बड़ा मसला है जो करप्शन का स्कैंडल बेनकाब हुआ है, वो कैटल मार्केट का मसला है। ऑडिट रिपोर्ट कोई आई है, उसमें कोई नए इंकशाफात सामने आए हैं, वो क्या माजरा है जनाब, उसकी भी थोड़ी सी डिटेल दीजिएगा। कैटल मार्केट में भी अब करप्शन हो रही है। ये कैटल मार्केट एक जो है ना पंजाब हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। आपने देखा था कि पूरे पंजाब में उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा की गई थी, जगह पर मंडियां लगी करती थी जो ना रेगुलराइज थी, ना उनका पता था कितना जानवर आ रहा है, ना उधर सेफ्टी थी। तो पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी बनाई, जिसके तहत मुल्तान में भी जसवंत नगर में एक खूबसूरत मंडी जो आलमी मेयार का हम उसे कहेंगे, क्योंकि उसकी 4 दीवारी मौजूद है, उधर आप लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बैंक की सहूलत मौजूद है। लेकिन हर मनसूबा जो भी शुरू किया जाता है अवामी फलाह बहबूद का, वो करप्शन की नज़र होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में कैटल मार्केट के हवाले से भी जो हमने रिपोर्ट किया है वो यही है कि 3 साल पहले मुबैना तौर पर जो पर्चियों की मदद में, टेंडर्स की मदद में वहाँ पर 3.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की मुबैना खुर्द-बुर्द की गई और तनख्वाहों की मद में, और ख़ुद ही एक कंपनी को क्रिएट करते हैं, उसका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के बाद खुद ही को अलाउंसेस अलॉट कर देते हैं, और अलाउंसेस भी इतने कि आप उसको इसमें जो डिटेल्स हम लोग भी देख रहे थे उसमें तनख्वाहों की मद में भी कोई करप्शन की गई है, कोई 1 करोड़ कुछ, बिल्कुल ऐसे ही फिगर्स नहीं है, कुछ 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 करोड़ रुपए से ज़ायद की है। ये हम जो आपसे बात करें, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जिसने ऑडिट करना है उसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। और उसमें कहा गया था 3 साल इस बात को गुजर चुके हैं, कहा गया था इन अफसरान से के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनसे रिकवरियां की जाए, क्योंकि ये कवानीन में मौजूद है, या तो इन्हें अरेस्ट करें या इनके खिलाफ रिकवरी करें। अब तक 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो था वो नुकसान पहुंचाया गया, और 1 रुपये की भी रिकवरी आज तक नहीं हो सकी है। और अभी भी कैटल मार्केट में जो है वो जाली रसीदों के ज़रिए चीज़ें मामला चल रही हैं इंतज़ामिया के लिए, और जो लाहौर में बैठे हुए कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी, उनके लिए बड़ी ये लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है। हर बार का यही शिकायत होती है कि जो वेंडर्स हैं उनकी जानिब से की जाती है, जहाँ पर आप सहूलत दे रहे हैं वहाँ पर इस चीज़ को अच्छा, गौहर साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के करप्शन की बात की, इसकी करप्शन की बात की, कुछ दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर साहब की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें हमें जो है वो वायरल नज़र आ रहे हैं। कैटल मार्केट में जैसे आप बात करेंगे करप्शन हो रही है, इन कैटल मार्केट का आपने बताया 3 साल में कोई रिकवरी नहीं हुई, तो फिर ये एक तो बुनियादी किस इदारे की जिम्मेदारी है, पूरा ज़रा स्टेप से ज़रा समझा दीजिएगा कि करना क्या होता है, कैसे होता है और क्यों नहीं होता। अपने थोड़ा सा तज्जिया भी दे दीजिएगा ना, क्योंकि रिपोर्टर हज़रात तो फील्ड में मौजूद होते हैं। बिल्कुल जी, बुनियादी तौर पर जो मदर डिपार्टमेंट होता है ना किसी भी उसकी ये जिम्मेदारी होती है। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी, हमने उसे कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी तो ज़रूर बना दी जो इंडिपेंडेंट के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन वहीं पर उसके कुछ लोकल गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी उसे ऑपरेट करते हैं। बुनियादी तौर पर जो लाहौर में बैठा हुआ जो पूरे पंजाब का निज़ाम चल रहा है, जहाँ पर चेयरमैन कैटल मार्केट हैं, सेक्रेटरी कैटल मार्केट हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ऑडिट रिपोर्ट जब उन तक पहुँच चुकी है, उन अफसरान तक सुराग लगाया जाए और उन तक पहुँचा जाए। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब यही है कि वो तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो चुके हैं, सरकारी जो दस्तावेज़ात मौजूद थी और सरकारी ही डिपार्टमेंट ने ही उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, क्योंकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदारी है। पंजाब का भी ऑडिट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट डिपार्टमेंट भी होता है, तो उनकी जिम्मेदारी ही यही है कि उन्होंने ऑडिट करना है। जब आप डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनसे रिकवरी भी करें। तो ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी तो उनकी बनती है कि अपने ही डिपार्टमेंट को किस तरह से, जैसे हम देख रहे हैं कि एंटी करप्शन का इदारा काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहा है, तो वो खुद इस केस को टेकअप नहीं कर सकते? नहीं, एंटी करप्शन के पास कहीं ना कहीं पे आपको फरीक ज़रूर बनना पड़ता है। अच्छा। और वहाँ पर आपको या तो एप्लीकेशन जानी होती है, जिस तरह से हमने अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से की, तो यहाँ पर जिन ठेकेदारों को इसमें नज़रअंदाज किया गया उन्होंने सारा ये भांडा फोड़ा है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का था। तो इस तरह से वहाँ पर अगर चाहें तो, क्योंकि 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का मामला था जिसमें ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई है, तो वहीं पर कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी खुद भी फ्रीक बन सकता है, खुद भी जो है वो फ्रीक बन के उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन चलें, जो हो गया सो हो गया, इसको भी हम रोक देते हैं। लेकिन आइंदा जो आने वाला सीज़न है, अब आप देख रहे हैं बकरा ईद का सीज़न शुरू होने वाला है, फिर यही चीज़ें शुरू होने जा रही हैं कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी को। तो जो मुल्तान का जी है जी, इसको बड़ा देखने की ज़रूरत है।
इतनी बड़ी आपकी मंडी है, ये पंजाब की बड़ी मंडियों में से एक है, इसको देखें, अच्छा, इसके मामलात देखें, लोगों को इसके ऊपर अगर हम ताकि थोड़ा सा, अगर आपके पास स्टैट्स हों इसमें, ये बताइएगा कि कितने का कारोबार इस वक्त मंडियों में हो रहा होता है, और जब बकरा ईद आती है तब कितना हजम जो है वो उस कारोबार का हो जाता है, क्योंकि सीज़न होता है, बकरे खरीदे जा रहे होते हैं, खरीदो फरोख्त होती है, लोग बाहर से दूसरे शहरों से लेके आ रहे होते हैं, ताकि जो हमारे हुकाम सुन रहे हैं उनको अंदाजा तो उनको हमसे बेहतर होगा, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दिलाई जाए कि यार कितने का कारोबार हो रहा है, इसको देखने की जरूरत है। कैटल मार्केट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आपको अंदाजा होगा कि ये सिर्फ मुल्तान की कैटल मार्केट कंपनी नहीं है, यहाँ पर जो है ना मंडी नहीं है जसवंत नगर, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। आप जब यहाँ पर मंडी का दिन होता है तो आप यहाँ देखेंगे गुजरात से भी लोग जानवर खरीदने और लेने आए हुए, गुजरात अपर पंजाब की वो साइड है, तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं और बड़ा इसका सिक्योर फिट है। और जहाँ पर इंतजामात के हवाले से की जाए, वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर इतने कि अब मंडी को ये सोचना पड़ा है, कैटल मार्केट में, वहाँ पर बायोगैस का प्लांट लगाया जाए। कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, वहीं पर नेगेटिव चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं उनको भी हमारा बताना फ़र्ज़ है, लेकिन इस बार जो जानवर का हुजम है वो बहुत ज़्यादा होगा। इस बार जो है वो जानवर का हुजम बहुत ज़्यादा होगा, तो वो इदारे जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, एक तो फैसिलिटेट भी करने की अब आप पे जिम्मेदारी है, दूसरा इस तरह के जो स्कैंडल्स हैं जिसमें रिकवरियाँ फंसी हुई हैं या करप्शन के जो स्कैंडल्स बेनकाब हो रहे हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लोग इंतजामी अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे, इसी के साथ इमरान केसरानी साहब से भी हम लोग रोड सेफ्टी के हवाले से जो गुफ्तगू है उस पर करेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग गौहर रहमान शेख साहब से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और वो हमें जो करप्शन के कुछ सैंगल्स जो है वो बेनकाब हो रहे हैं उसके ऊपर तफसीलन आगाह कर रहे थे। मज़ीद भी इंतज़ामिया के हवाले से जो गुफ्तगू है, जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे वो कहाँ तक पहुँचे, जो शहर को कहा जा रहा था कि हम लोग डेवलप्ड सिटीज़ जैसा एक शहर डेवलप कंट्रीज़ के जो मेजर सिटीज़ होते हैं वैसा एक शहर बना देंगे, वो कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हम देख रहे थे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, मुल्तान एवेन्यू है और हम लोग ब्रांड रोड को कुछ अदा किया जा रहा था, कुछ अंडरग्राउंड की जा रही थी वाइज, तो वो कहाँ तक पहुँचे उस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। गौर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान केसरानी की तरफ हम ज़रा रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो आपने इमोबिलाइज करना है, फिर फौरी कोशिश करनी है कि आप किसी ना किसी डॉक्टर के पास पहुँचें। अब यहाँ पर होता ये है कि वो पहले आपके पास या हॉस्पिटल जाने से पहले ना हम लोगों को अगर अंदाज़ा हो गया कि यार हमारी हड्डी टूट गई है तो हम क्वैक्स के पास जाएंगे कि हमारे पैसे ना लगाने पड़े, या हम लोग दूसरे तजर्बे करने की कोशिश करेंगे, घर में उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। अगर फ्रैक्चर है या कोई हड्डी का मेजर इशू है और हम इस तरह के करते हैं चीज़ें, तो फिर उसका नुकसान कितना नेगेटिव हो सकता है, कितना संगीन हो सकता है? देखें, इंतहाई संगीन होता है। हम तो रोज़मर्रा की बुनियाद पे ऐसे मरीज़ देखते हैं कि कुछ कंडीशंस पे तो ऐसे रोना आ जाता है कि फ्रैक्चर भी नहीं होता, और चूँकि वो पेशेंट्स को ले जाते हैं जी क्वैक के पास, क्वैक साहब ने अपनी सेटिंग तो करनी होती है और उसको जस्टिफाई भी करना होता है, जी मैं 1000 रुपये लेके पट्टी जो कर रहा हूँ, तो वो उसको ठीक ठाक खींचते हैं और हड्डी तोड़ देते हैं, और उसके बाद ऐसी कस के पट्टी लगाते हैं और बेचारे, और साथ ये जी पट्टी खोलनी नहीं है, अब आपने 2 दिन बाद आना है, फिर मैं दोबारा एक नई पट्टी लगाऊंगा। हमारे पास स्पेशली छोटे छोटे बच्चे जिनको देख के यकीन करें रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, हाथ गल जाते हैं, काले हो जाते हैं, खून की रवानी ख़त्म हो जाती है, टाइट पट्टी के साथ वो बेचारे रोते भी रहते हैं, लेकिन वो जी पट्टी चूँकि खोलनी नहीं, सिरप पिलाई रखते हैं, यानी ठीक ठाक कबाड़ा हो जाता है। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मैसेज हमारे जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, जिसका काम है रेगुलराइज़ करना हेल्थ केयर को, उनको देना चाहूँगा कि ये क्वैक्स पे ठीक ठाक हमें यानी एक्शन लेना चाहिए। इनको हर जगह ख़त्म होना चाहिए। ये टोटल कबाड़ कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी जो है वो आपको पता है वो शॉर्टकट के चक्कर में होती है जी। वो एक थोड़ा सा इंप्रेशन उनके दिमाग में ये है कि जी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसने ऑपरेट कर देना है। हाँ। ऐसी बात नहीं है। हम भी बहुत सारी कंडीशंस में जहाँ प्लस्तर लगना है आराम से उसकी सेटिंग करके छोटा सा प्लस्तर लग जाता है, और स्पेशली बच्चों में अक्सर सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसके रूल्स के मुताबिक लगाया जाता है। वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो उसका फिर खुमियाजा आपको खुद भुगतना पड़ सकता है, उसके संगीन नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जैसे आप बता रहे हैं। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि एक अभी आपने खुद ही इसका जिक्र कर दिया, लोगों के जैसे ही सर्जरी का नाम सुनेंगे तो रेड फ्लैग्स उनके आ जाएंगे, तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि कोई ऐसे जैसे आप बता रहे हैं 90% ऑफ द केसेस ऐसे हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत कोई नहीं पड़ती, तो लोगों के अंदर से ज़रा ये डर भी ख़त्म कीजिएगा कि अगर आपको कोई मसला हो गया है तो आप डॉक्टर से रजू करें बजाय इसके कि क्वैक्स के पास आप जाएं और फिर उसका जो है वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशली अगर हम बच्चों में बात करें तो एक बहुत बड़ी बल्क ऑफ जो चोटें हैं, ट्रॉमा है, वो कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है। यानी उसमें हम थोड़ा सा खींच के हमने उसको प्लास्टर कर दिया, उसको बैक स्लैब लगा दी, जिसको कच्चा प्लास्टर बोलते हैं आम ज़बान में। और अगर हमें कुछ सर्जरी की तरफ जाना भी पड़े तो आजकल हमारे पास ऐसी अच्छी मॉडलिटीज़ आ गई हैं कि हमें कट देने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास मशीनरी है जिसको हम फ्लोरोस्कोप, सी आर्म,
या इमेज इंटेंसिफायर कहते हैं, जिसमें हम रियल टाइम में बोन्स को देख लेते हैं मूव करते हुए, सेट करते हुए, और कभी कभार कोई एक छोटी सी तार डालनी हो तो बगैर किसी चीरे के, बगैर किसी कट के वो लग जाती हैं चीज़ें, जिसके लिए एक ज़माने में प्रॉपर सर्जरी करनी पड़ती थी, पूरा खोलना पड़ता था, कट होता था, तो अब वो बात नहीं है। और यंग एज में तो वैसे उसकी भी अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो मशवरा ये दूंगा अपने तमाम आवाम को, पब्लिक को, कि जी इस मिथ से निकलें। आप ज़रूर एक क्वालिफाइड बंदे को दिखाएं ताकि वो इनको जज कर ले, असेस कर ले। छोटे बच्चे स्पेशली, इनकी तो पूरी लाइफ पड़ी होती है आगे, और गलत तरीके से, गलत मैनेज होने से पूरी लाइफ के लिए डिसेबल हो जाते हैं। अच्छा, एक डर और भी तो होता है ना इमरान साहब, के लोग समझते हैं कि अगर सर्जरी हुई उसके बाद अगर खुदा न खास्ता वो सेप्टिक हो गई तो फिर हमें उसका नुकसान बहुत ज़्यादा, फिर लोग घबराते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्लास्टर लगाते हैं, या वो फिर आपको भी मशवरे दे रहे होते हैं कि सर हमारे साथ ये करते हैं। देखें कुछ एक कॉलर सर हमारे पास लाइन पर जरूर। मौजूद है, एक बड़ा अहम सवाल है, इसका तफसीलन जवाब दीजिएगा। पहले हम कॉलर का जो है वो सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, नवीद बात कर रहा हूँ सर, जिला कोटा डिवीजन। सर मेरे सर में ना बहुत दर्द होता है, बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। ठीक, नवीद साहब आपके सर में दर्द होता है, यही बताना चाह रहे हैं हम? जी जी, बहुत सर में दर्द होता है। ठीक हो गया। राइट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, पूरे सर में होता है? थोड़ा सा तफसीलन बता देंगे ताकि फिर हम डॉक्टर साहब से जवाब ले लें। मेरी बेटी के भी सर में दर्द होता है, मेरे भी सर में दर्द होता है। मैं आपका रोज टीवी पर देख रहा हूँ और इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। ठीक है, मैं आपका जवाब जो है वो ले लेता हूँ। इमरान साहब, आई थिंक इट इज़ आउट ऑफ योर डोमेन, बट इफ यू वांट टू कमेंट ऑन मैं इट। इस पे थोड़ा सा कमेंट ये कर देता हूँ। बेसिकली हेडेक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी अकसाम हैं, और उसी अकसाम के हवाले से उनकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अगर हम कॉमनेस्ट रीज़न्स की बात करें तो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, अच्छा बीनाई का ख़राब होना, जिस तरह आपकी नज़र अगर ठीक नहीं है और आप ग्लासेस यूज़ नहीं कर रहे तो आपको बड़ा सीवियर हेडेक हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से मीग्रेन, जिसको दर्द शकीका बोला जाता है, वो भी आपके हाफ सर को इन्वॉल्व करता है। उसके साथ अक्सर नौजिया, वोमिटिंग, मतली, चक्कर आना, अजीब सी स्मेल महसूस करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सर दर्द की सैकड़ों अकसाम हैं। इन भाई के लिए मशवरा यही होगा कि अपने किसी भी करीबी फिजिशियन से कंसल्ट करें ताकि वो इनको असेस कर लें, इनकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री ले लें, एग्जामिन कर लें, और उसके मुताबिक जो इनके लिए बेहतर है वो गाइड कर दें। जो उनके लिए बेहतर है वो आपको गाइड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आपका जवाब जो है वो मिल गया होगा। जनाब, हम लोग बात कर रहे थे सर्जरीज़ के हवाले से, और लोगों के अंदर एक जो मिथ्स होती हैं सर्जरी को लेकर, डर होता है, खौफ होता है कि ये ना हो जाए, ख़ासतौर पर जो कमर को लेकर फिर कुछ सर्जरी होती है, शायद हमारा हाथ ही ना चले, हमारे पाँव ही ना चलें, तो उस हवाले से ज़रा बताइए। आपने अभी क्वेश्चन किया था कि जी सेप्टिक होने का भी एक बड़ा डर है आवाम में, और ये बात बिल्कुल ठीक है। हड्डियों का इन्फेक्शन खुदा न खास्ता एक डिज़ास्टर है। अगर हड्डी में इन्फेक्शन चला जाए तो बहुत आसानी से नहीं जाता। इसीलिए हम लोग बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स अपनी थिएटर्स में सफाई सुथराई का इंतहाई ख्याल रखते हैं। आप लोगों का थिएटर आना नहीं होता, लेकिन हमारे थिएटर में आप यूँ समझ लें कर्फ्यू लगा होता है, यानी बिल्कुल मिलिट्री माहौल होता है जी। एक बंदे को ना इधर से उधर जाने दे रहे होते हैं, ना उधर से इधर जाने दे रहे होते हैं। मकसद ये होता है कि भाई जितनी उसमें मोबिलाइजेशन होगी उतने वो पार्टिकल्स जनरेट करते हैं। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स की तैयारी है, पेशेंट्स की तैयारी है। पेशेंट को भी कट लगाने से पहले एंटीबायोटिक दिया जाता है, स्किन को 5 से 10 मिनट के लिए पहले प्रेप किया जाता है, वॉश होने से पहले हम लोग ठीक ठाक प्रिपेयर होके आते हैं और फिर इंतहाई साफ़ सुथरे हालात में सर्जरीज करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इवन थोड़ा सा इधर, इज़ इट द सेम केस विद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल? वहाँ पर लोगों के, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि मिनिस्टर में भी होता हूँ, तो वो वहाँ पर भी इस तरह के हालात का ध्यान रखा जाता है? बहुत कोशिश की जाती है, हद तो इम्कान कोशिश की जाती है और ध्यान रखा जाता है। ठीक, लेकिन जाहिर बात है जितना शायद ध्यान प्राइवेट सेक्टर्स में रखा जाता है, मे बी उस लेवल का उसमें केयर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक का कंट्रोल उतना हमारे इख्तियार में नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद अगर हम दीगर ऑपरेशन थिएटर से उसको कंपेयर करें, जिस तरह सर्जिकल फ्लोर के थिएटर्स होते हैं या गायनी फ्लोर के थिएटर्स होते हैं, तो इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे जो ऑर्थोपेडिक थिएटर्स होते हैं वहाँ कर्फ्यू होता है। ओके, तो हमारी भरपूर कोशिश होती है भाई सफाई सुथराई इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। लेकिन साथ ही मैं जिक्र कर रहा था, इन तमाम एहतियातों के बावजूद इवन वर्ल्ड टॉप क्लास सेंटर्स देख लिए जाएँ, उनमें भी जो एक इलेक्टिव ऑर्थोपेडिक सर्जरी है उसमें 2 to 3% इन्फेक्शन रेट होता है। ओके, और इसकी मोस्टली जो रीज़न है वो पेशेंट खुद होता है। यानी पेशेंट प्रॉपर डायरेक्शंस ना ले और डायरेक्शंस के मुताबिक ड्रेसिंग्स नहीं करता बाद में, या फिर अपना ख्याल नहीं करता, प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लेता उसके बाद, या उसके अंदर ही जरासीम की सोर्सेज होती हैं जो बात बताने के बावजूद वो प्रॉपर मैनेज नहीं करते। जिस तरह एल्डरली हैं, उनको यूटीआईज चल रहे होते हैं, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन होते हैं, कफ चल रही होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा ख्याल रखा जाए, चीज़ों को मैनेज किया जाए तो अमूमन ये इन्फेक्शंस ठीक रहते हैं। लेकिन साथ ही जो एक मामला है वो ये है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपन फ्रैक्चर्स के साथ।
उनकी हड्डी वो अक्सर शॉपर में लेके आ रहे होते हैं, हाँ जी। या इधर मांस में मसल में फ्री पड़ी होती है, मसल फटा पड़ा होता है, दिल फटी होती है। यानी ये वो चीज़ें हैं जहाँ ड्यू टू ट्रॉमा, चोट की अपनी नौयत के एतबार से यूँ समझ लें कि इन्फेक्शन के रेट्स बहुत हाई होते हैं। सही, इन्फेक्शन के रेट्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं। इसी के साथ जो आपको चीज़ें बताई जा रही होती हैं पोस्ट ऑप रिकवरी के, यानी कि ऑपरेशन के बाद के जो ख्यालात हैं आपने उनका ध्यान रखना है। अगर आप उनका भी ध्यान नहीं रखते तो फिर सेप्टिक हो सकते हैं। तो कुछ कोताहियाँ हमारी भी होती हैं, कुछ फिर अल्लाह ताला भी, जैसे जनाब बता रहे थे कि 2 to 3% चांसेस दुनिया के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स में भी हो जाते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद भी हम लोग डॉक्टर इमरान किसनानी से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग डॉक्टर इमरान किसनानी से गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो उसका आपने ध्यान किस तरह रखना है, एक्सीडेंट के बाद आपने क्या क्या चीज़ें, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है। मज़ीद भी इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा जनाब गौहर रहमान शेख साहब को। गौहर साहब, मैंने एक बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले, जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस कर रहे थे कि शहर में कहा गया था कि हम बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बड़े शहरों जैसा इस शहर को, मुल्तान शहर को बना देंगे। बड़े बड़े मनसूबे लॉन्च किए गए, मुल्तान एवेन्यू, ब्रांड्स रोड, मुल्तान विहाड़ी रोड, ये तो बड़े मंसूबे हैं। इसके अलावा भी कई मंसूबे थे, कहाँ तक पहुँचे जनाब? कोई तकमील तक भी पहुँचे? बिल्कुल जी। मुल्तान में जो हम हमेशा अच्छा काम करता है उसकी पजीराई भी कहते हैं। मुल्तान के कमिश्नर हैं आमिर करीम खान, बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, पूरी जोर लगाया हुआ है कि शहर को बदलने, ऐसी ऐसी स्कीमें लेकर आ रहे हैं जो इससे कबल ना तो यहाँ के अवामी नुमाइंदों को तौफीक हुई कि मुल्तान शहर की कि अगले 50 साल प्लानिंग की जाए, उसमें मुल्तान एवेन्यू का मंसूबा हो, मुल्तान विहाड़ी रोड हो, ब्रांड रोड का मंसूबा हो, चौक्स की तज़ीन व आराइश हो। आपने देखा खूबसूरत चौक बन गए, इसकी कमी थी। और रमज़ान आपने देखा खूबसूरती से मुल्तान सजा हुआ था, एक रमज़ान की वेव को आई। और इसी तरह से आप किले पर देखेंगे, उसको एक सयाहती मकाम के तौर पर मनाया जा रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि जितना मर्ज़ी आप उन्हें फैसिलिटेट कर ले, जितने मर्ज़ी उन्हें फ़ंड फ्राहम कर लें, लेकिन उन्होंने काम नहीं करना। उनके ऊपर जितना मर्ज़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, उन्होंने कहा हुआ है कि हम अपनी जो हटधर्मी है उससे बरकरार रखें। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA की। अब मैं MDA के ना आपको 3 मंसूबे गिनवाता हूँ। तो कमिश्नर आमिर करीम खान ने शुरू किए, मेरे ख्याल से मैंने भी आमिर करीम साहब से कहा कि आप ये मंसूबे इन्हें दे तो रहे हैं, तो ये मुकम्मल कौन करेगा? तो उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन फिर वही हुआ 2 महीने बाद। अब मुल्तान ब्रांड रोड की बात कर लेते हैं, जिसको मॉडल रोड बनाना था, जिसका सारा अंडरग्राउंड होना था और एक टाइमलाइन रखी गई थी। आप ना वहाँ पर आप सेफ्टी देखेंगे, वो भी MDA मंसूबा करने जा रहा है, और वहाँ पर जो काम की रफ्तार है वो भी बड़ी सुस्त है, और लगता है वो आइंदा चंद सालों में जाकर मुकम्मल हो गया, तो ये भी एक ब्लेसिंग होगी। ये एक मंसूबा ही हो गया। एक मंसूबा आपने देखा होगा चुंगी नंबर 9 को अपग्रेड करना था। ये भी बदकिस्मती से MDA के पास चला गया। आज तक उस चुंगी नंबर 9 की अभी तक समझ नहीं आई है वो क्या हो रहा है वहाँ पर, उसकी इनोग्रेशन भी नहीं हो सकी। आपने देखा उसके अंदर एडिशन किया गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान आए और उन्होंने कहा कि इसकी एक आप जो है एक नई सड़क भी निकालें जो मुल्तान के 9 नंबर से आप एक सिग्नल के ऊपर इस ट्रैफिक को क्यों रोक रहे हैं जिसने ईदगाह की जानिब जाना है। तो मेट्रो को कट लगाया गया, मेट्रो पार्क को, स्टेशन को, आज तक वो सड़क नहीं बन सकी। बिल्कुल। आप ये, इसके अलावा अब एक और मंसूबा दिया गया मुल्तान की न्यू शाशम्स कॉलोनी में, मोहम्मदी ग्राउंड मौजूद है। अचानक ही कमिश्नर मुल्तान ने विज़िट किया, एक कनालों पर मुश्तमिल एक जगह मौजूद है मोहम्मदी ग्राउंड की, उसे पार्क बनाने का आ गया। आज इस मंसूबे को भी 1.5 माह से ज़्यादा हो चुका है, चंद फुट दीवार से ज़्यादा वहाँ पर कुछ नहीं बना है, जिस पे कल कमिश्नर ने भी विज़िट किया, उन्हें भी मायूसी हुई। तो मतलब कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि उन्होंने दुरुस्त नहीं होना। ये तो आपने रिपोर्ट कर दिया ना, अब इसके लिए किया क्या जा रहा है? ये तो आपने बता दिया ना कि फंड्स भी मिल गए, काम नहीं किया जा रहा, तो अभी कोई कमिश्नर साहब ने कोई एक्शन भी लिया है? बिल्कुल जी, एक्शन लिया है। जो वेंडर्स हैं इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान की जानिब से जो हम आपको बता रहे हैं ना कि न्यू शाशम्स में पार्क के हवाले से खूबसूरत किस्म का पार्क बना था, 8 एकड़ के करीब ये पार्क है, मुल्तान के बड़े पार्क में शुमार होना था। इसके ऊपर जो वेंडर है उसे भी इज़हार वजूद का नोटिस जारी करने की हिदायत की गई है और MDA को तनबीह की गई है कि आपको ये काम करना होगा, अब ये इस तरह नहीं चलेगा। अगर हम आपको फ़ंड्स फराहम कर रहे हैं, सारी उसके जो मंसूबे के हवाले से जो रुकावटें हैं उन्हें दूर कराएं, तो कमिश्नर मुल्तान को हम भी यही कहेंगे जी आपके मंसूबे हैं इनको मुकम्मल करवाएं, इनके हवाले से तगड़े हों। और जो MDA की जिम्मेदारी है, अब MDA को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, क्योंकि शहर के चारों मकामात पर आप देखेंगे चारों कोनों पर काम हो रहा है, कहीं पर वासा कर रहा है। अगर ये काम टाइमलाइंस के अंदर मुकम्मल ना हुए तो आपको पता है आगे बजट के मामलात हैं, फंड्स रिवर्स हो जाते हैं, लैप्स कर जाते हैं, नए फंड्स आने में टाइम लगता है, और अमूमी तौर पर जो आखिरी क्वार्टर हुआ करता है बजट का
उसमें फंड ज़्यादा मिला करते हैं, बिल्कुल। उसमें जो बकिया फंड। अच्छा जनाब, आप आजकल हम लोग बहुत खबर जो है वो सुन रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला कर दिया गया है। इंतज़ामिया के बारे में ज़रा बताइएगा कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, कितने दिन ये लॉकडाउन होगा, और इस स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब क्या है? जो हमने कोरोना में एक स्मार्ट लॉकडाउन देखा था वही है? तिहामा मिन हैसुल कौम, आज एक और कल एक हमारे पास रिपोर्ट आई है, आप सुन के हैरान होंगे। पिछले 10 दिन में आप देख रहे हैं कि जो है ना वो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बात हो रही है, वो जो कशीदगी की सूरत हाल थी, उसके बाद पेट्रोल फ्यूल को बचत के हवाले से प्लान बनाया गया। कल जो रिपोर्ट आई है उसने बड़ा हैरान और परेशान भी किया है कि मार्च का जो महीना गुजरा है उसमें हमने पेट्रोल कम इस्तेमाल करना था बल्कि 25% ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर हुकूमत ने कल फैसला किया है कि तालीमी इदारों को अब जुम्मा हफ्ता इतवार बंद किया जाएगा। इसके साथ ही जो मार्केट्स हैं उनके हवाले से भी अब ये लाया अमल बनाया जा रहा है कि उनको भी 8 या 9 बजे बंद किया, 8 या 9 बजे जो है वो बंद किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरीके से हो जिस तरह हुकूमत चाह रही है कि हम लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और अब आवाम आपको भी, हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग इसके ऊपर जो है वो अमल करें, क्योंकि खित्ते की सूरत हाल आप सब लोगों के सामने है। इमरान कैसरानी साहब, आज हमने जो है वो तफसीलन गुफ्तगू की रोड सेफ्टी के हवाले से। अगर अपने सवालात में मैं कोई चीज़ ऐसी मिस कर गया हूँ जो आप चाहते हैं, जो आपको लगता है कि बहुत अहम थी, तो वो भी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा और लास्ट में अपना पैगाम भी दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें पूछी ताकि जनरल पब्लिक को उसकी कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो। मेरा आवाम के लिए मैसेज सिर्फ यही है कि आप जब रोड्स पे निकलें तो ये ख्याल रख के निकलें कि पीछे आपकी फैमिली आपके इंतज़ार में है, आपके बच्चे आपके इंतज़ार में हैं, आपके वालिदैन आपकी राह तक रहे हैं, आपके बहन भाई आपके लिए घर में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। कभी भी रैश केयरलेस ड्राइविंग ना करें, दाएं देखें बाएं देखें, मोड़ें, बाइक्स को गाड़ियों को बड़े मोहतात तरीके से चलाएं, और किसी भी हादसे की सूरत में प्रॉपर क्वालिफाइड ट्रेंड पर्सनल से अप्रोच करें और उनसे अपना इलाज करवाएं। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मेरी तरफ से तो यही। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। बहुत ही सैर हासिल आपसे जो है वो गुफ्तगू हुई। गौहर रहमान शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नई से नई जो खबर ब्रेक हो रही होती है उसमें गौहर साहब का नाम जो है वो लाजमी होता है। बहुत शुक्रिया जी गौहर साहब। तफसीलन जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन की जो कारकर्दगी उस पर बात की, खास तौर पर एंटी करप्शन जो इस पर काम कर रहे हैं और जो करप्शन के स्कैंडल बेनकाब हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अब ये कोई इसका हल भी निकाला जाएगा और वो जो 3 साल से आप कह रहे हैं कि रिकवरी नहीं, वो भी रिकवरी जो है वो हो जाएगी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। जैसे डॉक्टर इमरान कैसरानी साहब जो बता रहे थे कि देर से पहुंचना बेहतर है इससे कि आप बिल्कुल ना पहुंचे, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। और वो जो वालदा आपके घर बैठी हुई आपके लिए दुआएं कर रही हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए घर बैठे हुए दुआएं कर रहे हैं, उनका लाजमी तौर पर सोचा करें। रैश ड्राइविंग से बचें, एक दूसरे का ख्याल रखें। हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से वो बेचारा जो रोड के रूल्स को फॉलो कर रहा था, जो कानून पर अमल कर रहा था, उसका कोई ना कोई नुकसान ना हो जाए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए कुछ नए गेस्ट के साथ। अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डॉक्टर इमरान कैसरानी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे रोड सेफ्टी के हवाले से। इसी के साथ हमारे साथ गौहर रहमान शेख साहब मौजूद थे जो हमें इंतज़ामी अमूर के हवाले से आगाह कर रहे थे और इस वक्त नए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और वो जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनका क्या बना, उस पर तफसीलन जो है हमने गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है ऑटिज़म के हवाले से। अच्छा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कुछ बच्चे या बड़े हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जिनका बोलने का तरीका थोड़ा सा हमसे मुख्तलिफ होता है, या वो थोड़े अलग थलग रहते हैं, या उनका बिहेव करने का तरीका हम नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अब मसला ये है कि ऐसे बच्चों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि यार ये तो या तो जहनी मरीज़ है या इसको बदतमीज़ है, बात करने की तमीज़ नहीं है। अक्सर औक़ात ये बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज 2 अप्रैल है, वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाया जा रहा है। ये ऑटिज़म है क्या, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है या हमने पूरी ज़िंदगी इसी के साथ जो है वो गुजारनी होती है, इस पे जो है वो तफसीलन आज गुफ्तगू कर लेते हैं। इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम हाशमी साहब जो कि बड़े मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं यूसुफ अयूब साहब जो कि डिजिटल कॉपीराइटिंग एक्सपर्ट हैं। इनसे आज समझने की कोशिश करेंगे कि कॉपीराइटिंग है क्या, कॉपीराइटिंग की किस तरह जाती है, क्या इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, और कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग में फ़र्क क्या है। इस सारी चीज़ों पे जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ अयूब साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर नसीम हाशमी साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ल्ड ऑटिज़म डे आज मनाया जा रहा है। कुछ चीज़ें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताई, अगर कोई गलत बात बताई हो तो उसकी तस्दीक कर दीजिएगा या ये भी बता दीजिएगा मैंने सही बताया है। ऑटिज़म है क्या बुनियादी तौर पर?
जी, सबसे पहले तो आपके रोही चैनल का शुक्रिया कि उसने वर्ल्ड ऑटिज़म डे के हवाले से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, क्योंकि 2 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑटिज़म डे के तौर पे मनाया जाता है। ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं इसमें। तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, इसमें जितनी अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा लोग अपने बच्चों को ट्रीट कराएंगे। तो बेसिकली जो ऑटिज़म है ये एक फोकस, कंसंट्रेशन और बिहेवियर का इशू है। अगर मैं मिसाल इसकी दूं तो ये हमारी ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, मतलब इसमें हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। जैसे कि आप देख लें कि एक वायरिंग है, वो अगर ख़राब हो जाती है, एक तार लगनी और थी और जगह लग जाती है, तो उसकी वो फंक्शनिंग रुक जाएगी या गलत फंक्शनिंग हो जाएगी। तो ऑटिज़म भी ब्रेन के अंदर एक ऐसे खदशात हैं, एक ऐसी मिसमैनेजमेंट है कि हमने उसको ठीक करना होता है। वो जो एक वायरिंग ख़राब हो गई है उसको उसकी अपनी प्रॉपर जगह पे लाना है, और ये पॉसिबल है। सबसे जो अहम चीज़ है, लोग इसको नाकाबिल इलाज समझते हैं। वो समझते हैं कि शायद अब ये बच्चा सारी ज़िंदगी ऐसे रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात की थी, आपने भी बात की कि बच्चा ऐसा रहेगा। क्या ये ज़रूरी है कि ये अर्ली एज से आपको नज़र आए ऑटिस्टिक जो सिम्टम्स हैं, या बाद में जवानी में भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, या बुढ़ापे में भी आपको ऑटिज़म हो सकता है? जी देखें, पहले जो था ना ऑटिज़म या और चाइल्ड मेंटल हेल्थ के जितने डिसऑर्डर्स हैं, इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं थी, तो वो बेचारे सारी ज़िंदगी उसमें इन्वॉल्व रहते थे। अब ये है कि अवेयरनेस हो चुकी है, अब लोगों को पता है कि ऑटिज़म क्या है, सीपी चाइल्ड क्या है, ADHD क्या है, मतलब जो चाइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो अब जो है हम इसको अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं, और वालिदैन भी अक्सर इसको पहचान लेते हैं कि हमारे बच्चे में कोई इशू आ रहा है। अच्छा, इसकी अगर एज की बात करें ना, तो अगर 4 से 5 साल की एज में ये डायग्नोस हो जाता है, वालिदैन को पता चल जाता है और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बच्चे। हाँ, अगर जो इससे आगे चले जाते हैं उनमें ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है, लेकिन वो भी ठीक हो जाते हैं, मैनेजमेंट हो जाती है। ठीक है, उसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इसको जितना जल्दी समझेंगे, जितना अर्ली एज में बच्चे को इससे निकाल लेंगे, तो वो सबसे बेस्ट है। मैं ज़रा नसीम साहब जानना चाहूँगा कि सिम्टम्स क्या हैं ऑटिज़म के, जो हम आपने डिफ़ाइन तो कर दिया, लेकिन इसके ज़रा सिम्टम्स बता दीजिएगा ताकि पेरेंट्स को अंदाज़ा हो सके कि कहीं हमारा बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इस सारे टॉपिक में जो सबसे अहम चीज़ है कि वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा ऑटिज़म की तरफ जा रहा है। उसमें देखें, बच्चे का सबसे पहले फोकस, कंसंट्रेशन, इसको देखा जाएगा। बच्चे का अगर नाम बुलाने पे वो सही रिस्पांस नहीं देता, आप उसको उसका नाम लेके बुला रहे हैं, वो फिर भी अपने खेल में मगन है, अपने की किसी उसमें मस्त है, तो समझ जाएं कि उसमें ये एक सिम्टम है। अच्छा। दूसरा ये होगा कि उसका फोकस नहीं होगा। अगर हम उसको कोई काम कहेंगे वो काम वैसे नहीं कर सकेगा जैसे उसको करना चाहिए। तीसरे नंबर पे उसका बिहेवियर इशू होगा, यानी कि उसमें चिड़चिड़ापन होगा, ज़िद होगा, अपनी बात मनवाना, ठीक है, एक ही बात पे अटके रहना, मतलब इसको जिसको हम कहते हैं रेपिटेटिव बिहेवियर, मतलब वो एक ही बात को रिपीट करता रहेगा। तो अगर इस तरह के ये अर्ली साइन होते हैं, अगर आप पेरेंट्स जो हैं बच्चों में ये साइंस देखें, तो उनको ज़रा अटेंशन हो जाना चाहिए, उनको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए ताकि उसको अर्ली ट्रीट कर लें। अच्छा जनाब, मुझे बताइएगा, जैसे अभी जो सिम्टम्स आपने बताए कि फोकस, लैक ऑफ फोकस है, ये ADHD का भी एक सिम्टम है, बिहेवियरल जो आपने चीज़ें बता रहे हैं वो और बीमारियों का भी सिम्टम है। तो इसमें ज़रा पेरेंट्स ने फिर फैसला किस तरह करना है, क्या करना है कि हमने एक तो जाना किसके पास है, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है? ये भी एक बुनियादी सवाल होता है। बिहेवियर इशू तकरीबन जो मेंटल डिसऑर्डर्स जितने हैं सब में होता है, एंग्जाइटी में भी होता है, डिप्रेशन में भी। अब जब आप अर्ली साइन ये देखेंगे तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं सबसे पहले। आगे उसका काम है उसको डायग्नोस करना कि ये हाइपर एक्टिविटी है या ऑटिज़म है, ठीक है, या उसमें बाज़ वक़्त स्पीच का मसला भी आ रहा होता है ऐसे बच्चों में, आर्टिस्टिक बच्चों में। अच्छा, जो ADHD के बच्चे होते हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी होगी, वो आराम से नहीं बैठेंगे, वो एक जगह स्टिल बैठ नहीं सकते थोड़ी देर के लिए भी, वो हमेशा मूव करते रहेंगे, कभी इधर से उधर, कभी चीज़ों को तोड़ेंगे। तो ये फिर साइकोलॉजिस्ट उसको डायग्नोस करता है कि इसको ऑटिज़म है या ADHD है या उसका जस्ट बिहेवियर इशू है, क्योंकि स्पीच का इशू स्पीच डिले में भी होता है, ऑटिज़म के बच्चों में भी अक्सर देखा जाता है कि उनमें भी स्पीच का इशू
होता है। अच्छा, कुछ जब आप पढ़ते हैं तो आप कुछ चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं कि यार ये एक बीमारी है, ये बीमारी नहीं है। बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, कुछ जो बिहेवियर जो चीज़ें होती हैं उसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। ऑटिज़म क्या है, ये बीमारी है या नहीं है? देखें, ये इसको एक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ये कुछ अलामात का एक क्लस्टर है, ठीक है। इसको डिसऑर्डर कहा जा सकता है, लेकिन वो वाला डिसऑर्डर नहीं है कि जो ट्रीटेबल ना हो, ठीक है। ये काबिल इलाज है और इसको हम चाइल्ड मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं और ये मैनेजमेंट होती है इसकी और ये मैनेजेबल है। ठीक है, मैनेजेबल है। मैं ज़रा इस पे तफसीलन ऑटिज़म पे जो है वो गुफ्तगू करते हैं। नसीम साहब, आपकी मौजूदगी का हम जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। यूसुफ अयूब साहब को जो है वो हम जो शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जनाब, हम लोग कंटेंट राइटिंग पे और कॉपी राइटिंग पे आज हमने गुफ्तगू करनी है। कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट हैं आप जी, कॉपी राइटिंग होती क्या है? बेसिकली आसान अल्फाज में ज़रा समझाइएगा, लेमैन टर्म में। बताता हूँ। बेसिकली हम एज अ ह्यूमन हमने अपना पैगाम दूसरे तक पहुँचाने के लिए दो ज़राए होते हैं। या तो हम लोग वर्बली अपनी बात अगले तक पहुंचा सकते हैं या थ्रू राइटिंग पहुंचा सकते हैं। अब डिजिटल वर्ल्ड में दो राइटिंग की टर्म्स यूज़ होती हैं, एक कंटेंट राइटिंग होती है और एक कॉपी राइटिंग होती है। जो कंटेंट राइटिंग है वो बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट, लोगों को इंफॉर्मेशन फ्राहम करना। लाइक आपने वेबसाइट पे आर्टिकल्स देखे होंगे, ब्लॉग्स देखे होंगे, वो एजुकेशनल और डिटेल कंटेंट होता है। और बेसिकली जो कॉपी राइटिंग है ये बहुत ही अहम स्किल है। ये एक इंटेंट बेस्ड राइटिंग होती है जो अगले बंदे को फैसला लेने पर मजबूर करती है या उसको अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपने टीवी के एड्स देखे होंगे, या आपने न्यूज़ के अंदर एड्स देखे होंगे, या इवन आपने डिजिटल एड्स देखे होंगे। उसके अंदर जो प्रोडक्ट की हेडलाइंस यूज़ हुई होती हैं या उसको सेल करने के लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, वो अल्फाज सुनकर आपका दिल करता है कि आप वो प्रोडक्ट लें। उन अल्फाज की बनावट, उनकी तरतीब और लोगों को मोटिवेट करना कोई भी एक्शन लेने पे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बाय करें। वो आपका बेशक आपकी छोटी सी पोस्ट को लाइक करना, आपके यूट्यूब की वीडियो को ओपन करके उसको कमेंट करना, ये तमाम राइटिंग जो है ये कॉपी राइटिंग करती है। बेसिकली ज़्यादातर इसको लोग प्रोडक्ट सेल करने के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो जो हम कैची लाइंस देख रहे होते हैं, शॉर्ट पंची लाइंस देख रहे होते हैं, उसी को हम कॉपी राइटिंग कह रहे होते हैं जी। ये उसका एक पार्ट है, इसका एक पार्ट है। ये एक बहुत डिटेल स्किल है और बहुत ही अहम स्किल है। क्योंकि अगर आपने लेट्स सपोज एक वॉच सेल करनी है, अगर कोई पर्सन आपको कहे कि ये मैं वॉच सेल कर रहा हूँ, आप इसको परचेज़ कर लें, आपको पहला ही जवाब होगा मैंने नहीं लेनी। अगर उसके अल्फाज ये हों कि आपकी शख्सियत पे माशाल्लाह आपने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, अगर आप ये वॉच ले लेंगे तो आपकी शख्सियत को चार चांद लग जाएंगे। ठीक सेम इसी तरीका जो एड्स के अंदर जो पंची लाइंस होती हैं कि अगर आप अपने बालों को बड़ा करना चाहते हैं और खुश्की और सिकरी से दूर करना चाहते हैं तो एक हफ्ते के अंदर फलान इम्कान, वही जो अल्फाज हैं, जो अल्फाज की बनावट है, लोगों को एक्शन लेने पे परस्यूट करना, बेसिकली ये कॉपीराइटिंग स्किल कॉपीराइटर कर रहे हैं। यूसुफ साहब, ये स्किल सीखी किस तरह जा सकती है? ये जो बातें आप बता रहे हैं, एक तो बिज़नेस स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा होता है, जो एड्स बनाना सीख रहा होता है, वो भी इस तरह की चीज़ें सीखता है। हम जैसे जो कम्युनिकेशन की डिग्री कर रहे होते हैं, हम लोग पब्लिक रिलेशंस में और अपनी न्यूज़ को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें सीख रहे होते हैं। फिर खुदा दादी सलाहियत भी कुछ लोगों में होती है जो नेचुरली बेहतर होते हैं। ये बताइएगा कि ये स्किल सीखी जा सकती है या नेचुरली है, इसको सीखा नहीं जा सकता? नहीं, इसको सीखा जा सकता है। बाकायदा इसके फ्रेमवर्क्स हैं, डिफरेंट इसके रूल्स हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप एक सिंपल सी लाइन को एक अट्रैक्टिव लाइन बना सकते हैं। लाइक हमारी डिजिटल मार्केटिंग में एक फ्रेमवर्क है, उसको हम कहते हैं आइडा, AIDA। ए से मुराद है कि आपने अगले बंदे को अट्रैक्ट करना है, आई से उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है, डिज़ायर, डी से मुराद डिज़ायर है और एंड में एक्शन है। जब हम कोई लाइन लिख रहे होते हैं या इवन स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं तो हम इस आइडा फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं कि हमने अल्फाज को जब लिखना शुरू करना है तो शुरू में उन लोगों को अट्रैक्ट करना है, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। तो ये फ्रेमवर्क के थ्रू सीखा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक शख्स है, पहले तो ये बता दीजिएगा कि इस स्किल को सीखने के बाद कोई मुझे फ़ायदा भी होगा, मैं पैसे कमा सकता हूँ और अच्छे पैसे कमा सकता हूँ जिससे मेरा गुजर बसर हो जाए, सिर्फ एक इसी वाहिद स्किल के साथ? जी बिल्कुल। देखें, हमारा जो ई-कॉमर्स है या ईमेल मार्केटिंग है, ये कोई भी ज़रिया है जिसमें हमने अपनी बात को अगले तक पहुंचाना है। इवन
आपकी जो सेल्स पिच होती है, एक बिज़नेस जब अगले बिज़नेस को अपना B2B सेल्स पिच कर रहा होता है, तो वो ड्राफ्ट जो लिखता है या एड्स के अंदर जो कॉपी लिखी जाती है, तो आप अपनी स्किल को उन मार्केटिंग एजेंसीज को सेल करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और ये बड़ी हाई वैल्यू और हाई डिमांड स्किल है। ठीक है, आज अगर मैं ये फैसला करता हूँ कि मैंने अब ये जो स्किल है वो सीखनी है, कॉपीराइटिंग की स्किल सीखनी है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं गूगल की जो फ्री सर्विसेज हैं उससे फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं पेड जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनसे जो है वो सीख सकता हूँ, या यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं उधर से चीज़ें सीख सकता हूँ। तो मुझे करना क्या चाहिए? पहले प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लेने चाहिए? दूसरा, किसी भी चीज़ को लेते वक्त हमारे अंदर ये होना चाहिए कि यार मेरे अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं या नहीं है, तो वो क्या होनी चाहिए तब मैं इस फील्ड में हूँ? अच्छा, सबसे पहले कुछ चीज़ें ना इंसान के अंदर नेचुरल होती हैं। कुछ लोगों की राइटिंग एबिलिटी, हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा, अपने अल्फाज को अच्छे तरीके से बयान करना बाय नेचुरल कुछ लोगों में होता है, लेकिन जिन लोगों में नहीं होता वो भी लोग इसको सीख सकते हैं। अब इसका रोड मैप ये है कि सबसे पहले तो आपने एक नीश सेलेक्ट करनी है कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको मैंने अपनी कॉपी राइटिंग सेल करनी है। लेट्स सपोज जिस तरह मैं एक डिजिटल एड्स, गूगल एंड मेटा एड्स रन करता हूँ, तो हम जो कॉपी लिखते हैं, जब आप मेटा एड्स देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या गूगल पे आपको ऐड लिखा हुआ देखते हैं, तो उसके ऊपर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, वो कैची लाइंस लिखी हुई होती हैं। तो लेट्स सपोज कि एक पर्सन है, वो कहता है कि मैंने गूगल एड्स के अंदर कॉपी राइटिंग की स्किल्स आपने देनी है, तो 3-4 चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पर उसको सीखनी चाहिए। नंबर 1, बेसिक साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन, कि एक इंसान कोई भी चीज़ फैसला जो करता है उसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं, कि अगर उसने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो क्यों ख़रीदेगा। बेसिकली या तो वो कोई डिज़ायर होगी उसकी, या उसको कोई फेयर होगा, या वो अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता होगा, तो उसको साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके अंदर जो रिसर्च है आपकी नीश के अंदर, वो आपके अंदर रिसर्च की एबिलिटी होनी चाहिए कि ऑलरेडी लोग किस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं और आप इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके अंदर बेसिक फंडामेंटल ऑफ बिज़नेस नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट और चीज़ सेल कर रहे हैं आपने उसको किस तरीके से सेल करना है। ठीक, अच्छा, ये तो वो हो गए जो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। फिर अब हमने इन स्किल्स को निखारना भी है, तो मैंने जो दूसरा आपसे सवाल किया था कि अब मैंने प्रैक्टिकल स्टेप्स पहले क्या लेने हैं, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले तो आप फंडामेंटली फ्री रिसोर्सेज से स्टार्ट करें। उसका सबसे बेहतरीन तरीका यूट्यूब है, लेकिन यूट्यूब पे भी आपने ऐसे रैंडमली वीडियोस नहीं देखनी। जो मार्केट के अच्छे कॉपीराइटर्स हैं वो उनके फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप उनका प्रॉपर एक कोर्स लें और उनकी जो पूरी प्ले लिस्ट होती है वो को देख कर फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप निखारते जाएंगे। फिर जब आपने फ्री कोर्स कर लिया, फिर आप पेड कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, जिसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। उसमें गोरों के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पाकिस्तानी भी हैं और हमसाया ममालिक के भी हैं। तो फिर आप जो है वो उसके ऊपर पेड कोर्सेज, पहले फ्री कोर्सेज से अपनी बेस बनाएं, उसके बाद पेड कोर्सेज लें, ताकि फिर आप काम करने के काबिल हो जाएं और फिर मार्केट में जो है वो जाएं और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोई चीज़ अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी अर्निंग करें। इसके हवाले से ये भी बात करेंगे कि क्या ये पार्ट टाइम के तौर पर हम लेंगे या फुल टाइम इसको काम जो है वो किया जा सकता है, यानी कि इससे पूरा घर भी हम लोग चला सकते हैं या नहीं चला सकते, इस पर तफसील गुफ्तगू करेंगे। और ऑटिज़म पे तो हम लोग नसीम हाशमी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग कॉपीराइट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मज़ीद भी उस मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन थोड़ी आज जो वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाया जा रहा है तो ज़रा ऑटिज़म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डॉक्टर नसीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर नसीम, आपने अर्ली सिम्टम्स के बारे में बता दिया था। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी भी ब्रेन की सही डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, तो उनमें भी एक सर्टन सिम्टम्स मौजूद होते हैं उसमें, और ADHD में या दीगर जो मसाइल होते हैं उसमें और ऑटिज़म में क्या फ़र्क है? इन सारी चीज़ों को ज़रा बताइएगा ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके। जी बिल्कुल, जो आपने जिक्र किया मेल न्यूट्रिशन का, इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। बाज़ विटामिन्स की कमी से ऐसे डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है, उसमें अगर मदर की डाइट ठीक नहीं है, वो विटामिन्स नहीं ले रहे और खुराक अच्छी नहीं अफोर्ड कर रहे, तो ऐसे बच्चों में ऐसे डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। इसके अलावा इसके और बहुत सी काजेज़ हैं, जैसा कि बाय बर्थ जो होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना,
उसमें भी इस तरह के डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। तो ये डिसऑर्डर जो है बाद में भी डेवलप हो सकते हैं, बच्चे की पैदाइश के बाद भी। तो हमने अगर इनमें फ़र्क की बात करें तो जो ऑटिज़म है उसमें जो मेन सिम्टम्स हैं ना वो होती हैं फोकस कंसंट्रेशन का इशू, ठीक है, बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होता। इसी तरह अगर ADHD की मेन सिम्टम्स की बात करें, वैसे तो बहुत सारी हैं, उसमें बच्चे का हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। मतलब बच्चा जो है एक तो एक जगह बैठ नहीं सकता और मुसलसल वो हरकत में रहता है। अच्छा, वो सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली तौर पर भी हाइपर एक्टिव होता है। मतलब वो एक ही बात को कोई 50 दफ़ा रिपीट कर देगा, एक ही लफ्ज़ को बोले जाएगा, जो कि उसके लिए सुनने वालों के लिए बहुत सर दर्द का बायस बनता है। तो इस तरह के बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। अगर हम स्पीच वाले बच्चों की बात करें, उनकी जो मेन सिम्टम्स होती हैं वो एज के हिसाब से बात नहीं कर सकते, लफ्ज़ नहीं बोल सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते। इसमें और डिलेड स्पीच में फ़र्क है? जी, डिले स्पीच जो होता है वो होता है अगर वो एज के हिसाब से लेट बोल रहे हैं, डिले हो गया ना, तो उसमें ये डायग्नोस होता है ज़्यादातर 1 से 1.5 साल के बच्चों में। अच्छा, 1 साल के जो बच्चे होते हैं अमूमन 1 से 2 लफ्ज़ बोल लेते हैं या आधा सेंटेंस बना लेते हैं। जब वो 1.5 साल के होते हैं तो वो पूरा सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। अगर 1.5 साल तक का बच्चा इस तरह के सेंटेंस नहीं बना रहा तो समझ जाएं कि उसका स्पीच डिले है। अब हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, उनमें वो 4-5 साल की एज में जाके वालिदैन को पता चलता है कि हमारे बच्चे में स्पीच डिले का इशू है, तो वो फिर इलाज के लिए आते हैं। वो ठीक तो हो जाते हैं लेकिन उन पर फिर टाइम ज़्यादा लगता है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सर, इस पर फिर तफसीलन मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। पहले हम सवाल जो है वो कॉलर का वो ले लें। अस्सलामुअलैकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सब बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, सवाल कीजिए। मेरे भाई हैं, आपने बहुत अच्छा टॉपिक इवन की ये चीज़ें हमें ना अवेयरनेस देती हैं, टीवी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, ना कि हमें परेशानी का दुश्वारी का सामना करना पड़ता है बाहर जाकर। पर मुझे ये पूछना, मेरे भाई हैं रिदम, तो जैसे बच्चे एक जैसे फेस में होते हैं ना, उसी तरह का उनका स्ट्रक्चर है, लेकिन वो मैच्योर है, मैक्सिमम उनकी 27 साल एज है। तो पहले काफ़ी बेहतर थे, मेरे साथ ज़्यादा अटैच है क्योंकि वो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे ना पेरेंट्स नहीं। ठीक। तो अब वो पता नहीं क्या वजह हो चुकी है, वो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, इवन कि अपने आप को भी मारने लग जाते हैं, टकरे भी मारने लग जाते हैं। इवन कि उनके पास काफ़ी सेंस है, काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि मैं उनकी केयर बड़े अच्छे तरीके से करती हूँ। अगर ये डॉक्टर साहब को मैं दिखाना चाहूँ, डॉक्टर नसीम जो आपने इनवाइट किया हुआ है, तो मैं क्या दिखा सकती हूँ उन्हें? बिल्कुल, आप डॉक्टर नसीम साहब और कहाँ बैठे हैं ये भी मुझे जरूर गाइड कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आजकल वो क्यों हाइपर हो रहे हैं। उनका मैदा भी आजकल यानी कि स्टॉक डिस्टर्ब रहता है, तो अटैच मेरे साथ है। वो कहते हैं बहन बस दूर ना जाए, किचन तक अच्छा, ना जाए। यहाँ पर मैम ये बताइएगा कि अभी ये सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं या पहले से ऐसा हो रहा था? थोड़ा सा तफसील बता दीजिएगा। और बचपन से कैसे? तो काफी बेहतर थे, लेकिन अब मैक्सिमम मैंने कहा ना, मेरी वालदा की भी डेथ हो गई है, तो वो पहले अम्मी अब्बू के साथ बहुत ज्यादा अटैच थे। ठीक है। अब वो मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच है। इवन कि वो कहते हैं कि बहन की शादी भी ना हो, बहन कहीं जाए भी ना, बड़ी बहन के पास भी होते हैं तो वो कहते हैं कि बहन को बुला दो कॉल पे। मतलब सेंस बहुत है उनके पास, अपने कुरान पाक होता है, अपनी मतलब नमाज भी पढ़ते हैं अपने तरीके से, सब कुछ करते हैं। लेकिन आजकल उनका मैदा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और गुस्सा करने लग जाते हैं, टकरे मारने लग जाते हैं। वो नहाने को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक हो गया। मैं ज्वाइन दिन बाद दिन ना कमजोर होते हैं, यानी कि उनके ना कहीं पाँव में दर्द शुरू हो जाती है, कभी टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। मैं उनको बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव हूँ उनके लिए ना, कि मैं। ठीक हो गया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। डॉक्टर नसीम हाशमी साहब से जो है अब गुजारिश करते हैं कि वो आपको जवाब इसका देते हैं। जनाब, ये एक बड़ी पिक्यूलर और एक उनकी सिचुएशन है, उसको बताइएगा कि क्या आप इसका हल है? इनका जो सिम्टम्स इन्होंने बताई हैं उसमें एंग्जाइटी शो हो रही है, क्योंकि उसी में ही मैदा डिस्टर्ब होता है और उनका हाइपर हो जाना, ठीक है, और इस तरह की मतलब जो सिम्टम बताई हैं, नहाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और गुस्सा करना। और अच्छा, दूसरा इनका जो बेसिक हम देखें ना, स्टार्ट हो रहे हैं उनके पेरेंट्स जो थे वो नहीं थे, आइसोलेशन की वजह से। फिर इनकी एफिलिएशन हो गई अपनी सिस्टर के साथ। तो इस तरह के जब ये फैमिली इश्यूज़ होते हैं तो उसमें इस तरह के डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। बहरहाल ऐसे लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट हो सकता है, उनका बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा। बट इट इज़ नॉट ऑटिज्म? नहीं, ये ऑटिज़म नहीं है। ठीक, ये ऑटिज़म नहीं है, ये एंग्जाइटी के पेशेंट हैं।
तो ये इनका इलाज है बिल्कुल, तो ये मिल सकते हैं मुझे। ठीक है, मिल सकते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर इमरान केसरानी भी हमारे साथ मौजूद थे, हम ये बता रहे थे कि ये जो प्रोग्राम करने का मकसद होता है ये एजुकेशन होता है, ताकि अगर बहुत से लोगों के ये मसाइल हैं उनके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि हाँ जी अगर आपका कोई मसला है तो उसका इलाज मुमकिन है, बशर्त ये कि आप क्वालिफाइड पर्सन के पास जाकर उसका इलाज कराएं, ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें और तजर्बे ना करें अपने साथ, या क्वैक्स के हाथ जो है वो ना चढ़ जाएँ, वो फिर उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी आपका जो मसला है मैम, इसमें आप डॉक्टर नसीम हाशमी साहब से भी जो है वो रब्ता कर सकती हैं। इसी तरह किसी और पर्सन से अगर आप रब्ता करना चाहें तो उनसे रब्ता कर सकती हैं, लेकिन किसी क्वालिफाइड पर्सन को दिखा के फिर वो आपके मसले का बड़ा तफसीलन उसके ऊपर जिस तरह डॉक्टर हज़रात जो हैं वो अपने सवाल करते हैं और फिर उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद इसका कोई हल निकाला जा सकता है। ये क्योंकि प्रोग्राम है इसके ऊपर उस तरह आपके मसाइल का हल उतना नहीं निकाला जा सकता। तो फिर वही बात कि एजुकेशन पर्पसेस के लिए होता है, इस पर अमल करना हर बंदे ने इस पर अमल करना नहीं शुरू कर देना, डॉक्टर से रुजू करना है और उसके बाद फिर दवाई लेनी है। ऐसे ही है डॉक्टर नसीम? जी बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पर हम उसको डिटेल से डिस्कस भी नहीं कर सकते, और इसकी जब पेशेंट आता है उसका बचपन से लेके पूरी लाइफ का जो होता है हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद उसको डायग्नोस किया जाता है। तो यहाँ तो हम शॉर्टली बात कर सकते हैं। बहरहाल अगर इसमें ये होता है कि अगर वो हमें चेक कराना चाहें तो गूगल पे डॉक्टर नसीम हाशमी सर्च करेंगे तो मेरी लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उसके थ्रू मुझे मिल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नसीम हाशमी साहब, ऑटिज़म के आपने सिम्टम्स हमें बता दिए, हमें आपने बता दिया कि ये इलाज इसका कराया जा सकता है, और फिर आपने कहा कि अर्ली डिटेक्शन इसकी बहुत ज़रूरी है। अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं होती तो फिर बड़ी एज में जाके इसका इलाज मुमकिन नहीं है? जी उसमें इलाज मुमकिन है, फिर जो हो जाता है कि मैनेजमेंट रहती है ज़्यादातर, क्योंकि वो एक चीज़ें जो डेवलप हो चुकी होती हैं ब्रेन में, उनको हम अगर जिस तरह अर्ली एज में ठीक कर सकते हैं वो बाद में मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो फिर नाकाबिल इलाज हो जाए, लेकिन उसकी मैनेजमेंट है और उस पर फिर ये होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर एक बच्चा आता है ना, वो हम और जो बच्चे आते हैं माइल्ड ऑटिज़म तक के, माइल्ड या मॉडरेट जो ऑटिज़म होता है, वो तकरीबन 4 से 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर सवेयर आते हैं या उनकी एज ज़्यादा है, 6 से 8 साल से ज़्यादा है, तो फिर उसमें वो ट्रीटमेंट 1 साल 2 साल मुख्तलिफ है और फिर उसको जो है वो टाइम भी लग जाता है, फिर मैनेजमेंट ज़्यादा है, इलाज जो है वो कम है। ऐसे ही है जनाब। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग ऑटिज़म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मज़ीद भी उस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, उनका पहले सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम, मैं रुखसाना हूँ। जी मैम सवाल कीजिएगा। सवाल ये है कि 10 साल हो गए इस चीज़ में पड़े हुए, पहले भी काफ़ी मेडिसिन खाई है, तो जब तक मेडिसिन खाती रहती हूँ फाका हो जाता है, लेकिन जब मेडिसिन छोड़ दूँ फिर वही कंडीशन रहती है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा अपना सवाल को रिपीट कीजिएगा, डॉक्टर नसीम हाशमी साहब जो है वो आपको सुन रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा ज़रा तफसीलन बताइएगा, तफसीलन थोड़ा सा बताइएगा। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे तकरीबन साल हो गए हैं, किसी को कोई समझ नहीं आता था, ये कहते थे ये बस कोई ड्रामा है, कहानी है, कुछ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान खा पी सकता है, बता सकता है, तो तो वो कैसे मजीद हो सकता है? ठीक है, मैं आपका सवाल जो है वो समझ गया। डॉक्टर नसीम हाशमी साहब से जो है वो उसका जवाब ले लेते हैं। जी मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। उनको बेसिकली ओसीडी है, वहम है। अच्छा। वो उसमें घबरा जाती हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, तो वो बता रही हैं, वो उसी का जवाब लेना चाह रही हैं कि इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। देखिए ओसीडी जो है ना, ये तो ऑब्सेशन एक होते हैं, ठीक है, जो रिपीट होते हैं, रेपिटेटिव थाट्स होती हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर फाल्स ही होती हैं, तो क्योंकि उसका एक जहन में चल रहा होता है कि ये चीज़ गंदी है, हाथों को बार बार धोना और इस तरह के जो होते हैं, ये बेसिकली ना एक एंग्जाइटी से स्टार्ट होते हैं। तो इसका भी बिल्कुल है, ट्रीटमेंट है और ये ठीक हो सकती हैं। तो इसमें यही होता है कि उनको बाकायदा सेशंस की ज़रूरत है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट से ही ट्रीट होगा। तो ये ख़ुद से कोशिश अगर करेंगे तो इनसे नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के डिसऑर्डर जो हैं उनमें बाकायदा एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और टाइम टेकिंग होते हैं सेशंस। तकरीबन कम से कम इनको 15 से 20 सेशन जो हैं वो मस्ट होते हैं।
फिर जाके इनके अंदर ये जो है वहम जो है ख़त्म जनाब होता है। मैम, जिस तरह आपका जो सवाल था नसीम साहब ने सुना, वो जिस तरह वो बता रहे हैं कि आपको किसी एक्सपर्ट की जो है वो ज़रूरत है, इस तरह घर में बैठ के ख़ुद इसका इलाज नहीं किया जा सकता, सेशंस की ज़रूरत है, बाकायदा 15 से 20 सेशन आपको जो है वो लेने पड़ेंगे, वो भी तब जब आप डॉक्टर से किसी रुजू करेंगी, वो मुकम्मल तौर पर आपका डायग्नोसिस कर लेंगे और उसके बाद फिर वो आपको जो है वो कोई चीज़ सजेस्ट करेंगे या कोई रिकमेंड करेंगे, उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। इस तरह ऑन कॉल या लाइव टेलीविज़न पे जो है वो नहीं किया जा सकता। हमारे लिए एक राह आपको दिखा दी है डॉक्टर नसीम हाशमी साहब ने। जनाब ज़रा कॉपीराइटिंग के हवाले से हम लोग गुफ्तगू कर लेते हैं यूसुफ अयूब साहब आपसे। यूसुफ अयूब साहब, आपने ये बता दिया कि आपने प्रैक्टिकल स्टेप किस तरह लेने हैं। पहले आपने समझ लेनी है चीज़ बेसिक, उसके बाद आपने उसको स्किल को सीख लेना है। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जहाँ पर आप अपनी स्किल्स जो है वो या तो बेच भी सकते हैं और इस स्किल्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं? कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है कॉपीराइटिंग? अच्छा, अगर आपने स्किल सीख ली है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सपोज आपने कोई बिज़नेस अज्यूम कर लिया या करंट बिज़नेस आपने देख लिया और आपने देखा कि इन्होंने कॉपी किस तरीके से लिखी हुई है, उन्होंने एड्स किस तरीके से लिखे हुए हैं, और जो मैंने स्किल सीखी है तो आपने पॉलिश करके उसको किस तरीके से लिखना है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोकल बिजनेसेस जो इवन मुल्तान के हैं या पाकिस्तान के हैं, उनकी केस स्टडी उठानी है और उनको अप्रोच करना है कि हमने आपका फेसबुक पे, गूगल पे या इवन न्यूज़पेपर पे ऐड देखा, या इवन जो बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं या ब्रांड्स हैं कि हमने आपका ऐड देखा और उसमें ये लाइंस लिखी हुई थी, तो अगर इस लाइन को हम इस तरीके से लिखें तो इसको आपकी सेल्स को इतने % बढ़ाया जा सकता है। तो मैं अपनी सर्विस आपको फ्री पिच करता हूँ, तो हम डेमो के तौर पे स्टार्ट करते हैं और हम आगे लेके चलते हैं। तो लोकल बिजनेसेस को थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप्स कुछ आपने करके अपना उनको पिच करना है। इंटरनेशनली मार्केट प्लेसेस है, उसके अंदर प्रॉपर आप गिग बना के, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, और बेतहाशा ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया के, जहाँ एक्टिवली लोग एक दूसरे से इंगेज हो रहे होते हैं और बिज़नेस ओनर्स भी वहाँ मौजूद होते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके आप अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। और जो मार्केट प्लेसेस हैं उसमें प्रॉपर गिग बना के अपने आप को मार्केट के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है। इट्स वेरी इजी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जनाब जैसे आपने बताया कि इस स्किल को सीखा जा सकता है, और अब बशर्ते ये कि पहले आपके अंदर कुछ ना कुछ या तो कोई टैलेंट मौजूद हो या खुदादादी सलाहियत आपके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद हो, कितना टाइम लग जाता है इस स्किल को सीखने में? अच्छा, डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। लेट्स सपोज जब मैंने इस स्किल के ऊपर काम शुरू किया तो मेरे बैकग्राउंड पे एक बेसिक फंडामेंटल बिजनेस की स्किल थी, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल थी, तो मुझे उस चीज़ को सीखना निस्बतन आसान रहा बनिस्बत उस पर्सन के जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करे तो विद इन अ ईयर और 2 ईयर उसके ऊपर बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ लेकर वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा ज़रा, क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको बाइफिकेट कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा डिवाइड करके हमें बताइएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल हेडलाइन क्या होती है, SEO क्या होती है, किन किन चीज़ों को हमने सीखने की ज़रूरत है अगर हम एक एक्सपर्ट कॉपीराइटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। अच्छा, इस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी साहब जो है वो हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे थे, तो हम वहाँ पर मौजूद थे। अब हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हम लोग जो ऑटिज़म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, थोड़ी सी उसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। जनाब, एक कॉलर ने एक सवाल किया था, उन्होंने दोबारा हमें कॉल करके पूछा है कि ये जो मेरा मसला है, क्या ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकता है अगर मैं सेशन भी लूँ, मैं दवाइयाँ भी खाऊँ? और इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि कोई और अप्रोच भी है, जैसे एलोपैथी के अलावा होम्योपैथिक में भी इसका इलाज है या नहीं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो कॉलर ने पूछा है कि ये बिल्कुल ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, उसमें ये होगा कि कुछ सेशंस ज़्यादा लगेंगे और थोड़ी सी मेडिसिन भी होती है जो इनको इस चीज़ से बाहर निकालेगी, तो वो प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी जो आपने बात की, इसका और अप्रोचेस जो हैं बिल्कुल इसमें हैं, जहाँ पे साइकोथेरापी, उसमें बिहेवियरल थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, और अगर मेडिसिन की बात करें तो हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन की बेहतरीन अप्रोच है। होम्योपैथिक मेडिसिन का ये फ़ायदा है कि उनमें एडिक्शन नहीं है, उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ऑटिज़म के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से बच्चों को ठीक किया है। और उनका ये फ़ायदा होता है होम्योपैथिक मेडिसिन से कि
उनमें उनका बिहेवियर ठीक होता है, उनका फोकस कंसंट्रेशन ठीक होता है, उनमें कामनेस होती है, यानी कि उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है। और इसके अलावा अगर उनके स्पीच का इशू है तो उसके लिए भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत बेस्ट मेडिसिन हैं। अच्छा जनाब, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से ये कहा जाता है कि ये प्लेसिबो है, इसका कोई फ़ायदा ऐसा हो नहीं रहा होता, आपको लग रहा होता है कि फ़ायदा हो रहा है, उसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा। जी, ये एक स्टिग्मा है, मैं कहूँगा ये एक स्टिग्मा है, ऐसी कोई बात नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन का अपना इफ़ेक्ट है और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, क्योंकि हमने तो ऐसे पेशेंट्स बहुत से ठीक किए हैं। अगर वो उसमें प्लेसबो कोई इफ़ेक्ट होता तो वो शायद दोबारा उस कंडीशन में चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो प्रॉपर ठीक हुआ है। ठीक। अच्छा, गुफ्तगू आगाज़ करने से पहले एक सवाल मैंने आपसे किया था, वो हमारा जो है वो मिस हो गया है, क्योंकि जब मेडिकेशन की बात आती है तो जहन में साइकाइट्रिस्ट का नाम आता है। अब अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं अपने बच्चे में कि जैसे कॉलर्स ने भी कुछ सिम्टम्स बताए, तो आपने रुजू किससे करना है, साइकोलॉजिस्ट से करना है या साइकाइट्रिस्ट से करना है? जी, सबसे पहले क्योंकि पेरेंट्स के लिए इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल है ना, उसका यही हल है कि सबसे पहले आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो अगर उसको समझता है कि इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देंगे। डायरेक्ट मेडिसिन की तरफ जाना जो है वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन अभी एलोपैथिक सिस्टम में तो नहीं। अच्छा, और इन बच्चों के लिए अलग स्कूल्स होते हैं या आम हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उन्हीं में बच्चे जो है वो पढ़ रहे होते हैं, और हमारे इर्द गिर्द हम लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं कि इन बच्चों का किस तरह ख्याल रखा जाए? आज वर्ल्ड ऑटिज़म डे अवेयरनेस के हवाले से भी ज़रा बता दीजिए। जी, ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि ऐसे बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए या उनको स्पेशल स्कूल में भेजा जाए। अगर माइल्ड या मॉडरेट किस्म का ऑटिज़म है तो बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन फिर टीचर्स को आगे कोऑपरेट करना होगा उन बच्चों के साथ। अगर सिवियरिटी है ये तो फिर साइकोलॉजिस्ट ही उसको बताएगा कि इसको आप नॉर्मल स्कूल में भेजेंगे या स्पेशल स्कूल में, ताकि उसका जो स्टडी का है वो कोई मसला ना हो और वो बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब ना करे और प्रॉपर स्टडी कर सके। इसी तरह हमारे पास जो केस आते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं तो हम उनको बाज़ दफ़ा मना भी कर देते हैं कि अभी आप इसको स्कूल ना भेजें। कुछ अरसे बाद 4 महीने 6 महीने बाद हम देखते हैं कि अब वो इस काबिल हो गया कि उसका फोकस, कंसंट्रेशन और समझने की सलाहियत बेहतर हो गई है, तो फिर हम उनको परमिशन देते हैं कि अब आप इनको स्कूल भेज सकते हैं। अब आप जो है वो इनको स्कूल भेज सकते हैं। नसीम हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं चाहूँगा कि लास्ट अपना कोई पैगाम अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो दे दीजिएगा और पूरी डिस्कशन को आज सम अप कर दीजिएगा। जी, आज के दिन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ऑटिज़म जो है वो इलाज के काबिल है। आप ये ना समझें कि आपका बच्चा जो है वो कोई जहनी मर्ज़ में मुब्तला हो गया और वो ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ तवज्जो और थोड़ा सा अर्ली इलाज की ज़रूरत है तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो सकता है। यूसुफ अयूब साहब, आप भी ज़रा कॉपीराइटिंग के हवाले से कोई चीज़ हम लोग डिस्कशन में मिस कर गए हों तो वो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा, जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जिस पर बात करना चाहिए। और लास्ट अपना पैगाम अगर आपने कोई देना है तो प्लीज़ वो दे दीजिएगा। अच्छा, जो बहुत ही अहम चीज़ जो हम लोग डिस्कशन में मिस कर गए हैं, AI के आने के बाद जिस तरह डिफरेंट टूल्स हैं, क्लाउड है, चैट GPT है, डिफरेंट टूल्स हैं, तो कॉपी राइटिंग स्किल को लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया और बहुत फॉर ग्रांट ले लिया है। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है कि जो अल्फाज या ह्यूमन से निकलते हैं, बिल्कुल उसके अंदर इमोशंस होते हैं, वो एक अटैचमेंट पैदा करते हैं। तो इंसान का जो आंसर है वो कभी भी AI रिप्लेस नहीं कर सकती। तो हमेशा मेरा पैगाम यही है कि AI आने के बावजूद भी आप लोग कॉपी राइटिंग स्किल पे काम करें। AI आपको हेल्प करेगा, लेकिन इमोशंस आपने डालने हैं और ये बहुत हाई इमोशंस हैं वो आपके हैं। यूसुफ अयूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आज हमने कॉपी राइटिंग में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन, जैसा यूसुफ अयूब साहब बता रहे थे कि जो ह्यूमन मैसेज है उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, और इसी तरह ऑटिज़म के हवाले से भी आज हमने गुफ्तगू की। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हैं कि ये जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं बहैसियत कौम हम उनका ख्याल रखें और इंक्लूसिव माहौल पैदा करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।